हमारी क्लास लेट क्यों होती है? सबकी पहले हो जाती है। हो गई स्टार्ट फाइनली। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? आज आप लोगों का एक नए टाइप का शेड्यूल है, क्योंकि आज जूलॉजी नहीं होती थी, बट बेटा करनी पड़ेगी जूलॉजी आप लोगों को। आज तो फिजिक्स था मैम, यस। तो क्या हुआ आज? अब बेटा दूसरा सब्जेक्ट हो गया। बेटा अभी आपको मंडे टू सैटरडे क्लास होने वाली है ना, तो शेड्यूल चेंज हो गया है, तो जूलॉजी की क्लास भी थोड़ी सी बढ़ गई है। मेरे लिए खुशी की बात है, और आई होप आपके लिए भी खुशी की बात होनी चाहिए बेटा। तो इसी खुशी में पहले मुझे ये बताओ, ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो बेटा जी एक दिल बना दीजिए, एक दिल बना दीजिए, या दिल पे क्लिक कर दीजिए जो दिल आपके पास आ रहा है। तो दिल के इसी बेटा रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए, जूलॉजी के इसी रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए, हम अपने सपोलो के साथ सबसे पहले कवर करेंगे पिछली क्लास का एक क्विक रिवीजन करेंगे। मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो, पहले बेटा पिछली क्लास का एक बारी फटाफट से रिवीजन करेंगे। पढ़ के आए हो थोड़ा एनसीईआरटी से, जो मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम तुम्हें दिया था पढ़ने के लिए, और मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम दिया था। क्या मस्त डायग्राम बनाया था ना बेटा? टॉपिक की क्लैरिटी तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ के आ गई, या तुम्हें अभी समस्या आ रही थी? मतलब टॉपिक की क्लैरिटी आ गई बेटा उससे पढ़ के, या नहीं आई है? मुझे ये बताओ। बिल्कुल जो डायग्राम बनाया था तुम लोगों ने भी अत्यंत सुंदर डायग्राम बनाया था। आई होप तुम लोगों को उसकी क्लैरिटी मिली है। फ्रॉग के सेंसरी स्ट्रक्चर्स बहुत छोटा, मतलब 20-25 मिनट्स का टॉपिक बचा हुआ है, वो पढ़ के बेटा हम कॉकरोच आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हाँ, तो कॉकरोच भी ना, मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका वन ऑफ द फेवरेट होता था कॉकरोच। तो आज हम आपके साथ में बेटा कॉकरोच भी पढ़ेंगे, ठीक है? आपके न्यू एनसीईआरटी में ये वाला टॉपिक भी एडेड नहीं है, बट ये आपके नीट में आएगा, जैसे कि एनिमल टिश्यूज और कॉकरोच। तो एनएमसी का जो सिलेबस था नीट का, उसमें बेटा ये वाली चीज एडेड थी, भले ही वो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, बट एनएमसी के अपडेटेड सिलेबस में है, तो आपके टेस्ट में पूछी जाएगी। यस एवरीबॉडी, धन्यवाद भैया। आर यू गाइज रेडी बेटा? जल्दी से मुझे बताइए विद फुल जोश एंड फुल एनर्जी, क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे छोटे छोटे पिद्दू से सपोले रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी हैं बेटा? हाउ इज इट जोश एवरीबॉडी? शुरू करेंगे बेटा एक बारी क्विक रिवीजन पिछली क्लास का। तो हमने बेटा फ्रॉग के हार्ट के बारे में पढ़ा था। आज हमारी समाप्ति एक्सप्रेस बहुत जल्दी चलेगी बेटा, सुपर फास्ट एक्सप्रेस में चलेगी, ठीक है? तो हमने पढ़ा था फ्रॉग के हार्ट के बारे में। फ्रॉग का हार्ट होता है 3 चेंबर हार्ट, जिसमें होते हैं 2 एट्रिया और होता है एक सिंगल वेंट्रिकल। मैम अगर फ्रॉग के हार्ट को डॉर्सल साइड से देखो और वेंट्रल साइड से देखो, तो इनके पास एट्रिया और वेंट्रिकल के अलावा मैम एडिशनल चेंबर होते हैं। मैम राइट एट्रियम से एसोसिएटेड होता है एक ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर, जिसे बोला जाता है साइनस विनोसस, और मैम वेंट्रिकल से एसोसिएटेड होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बोला जाता है कोनस आर्टेरियोसिस या ट्रंकस आर्टेरियोसिस। मैम बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करने के लिए होते हैं, क्या होते हैं मैम? वेन्स होते हैं, वीना केवास होते हैं। वीना केवा पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉग के केस में कलेक्ट करके लेके आता है। पहले इस एडिशनल चेंबर साइनस विनोसस में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साइनस विनोसस से चला जाता है मैम किसके अंदर? राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल के अंदर। मैम एट द सेम टाइम ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आते हैं पल्मोनरी वेन से होते हुए फ्रॉग के कहा बेटा? लेफ्ट एट्रियम में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम में। कहां से आया? लंग्स से। किसके थ्रू आया? पल्मोनरी वेन के थ्रू, और लेफ्ट एट्रियम से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया वेंट्रिकल के अंदर। ब्लड हो गया मिक्स, ब्लड हो गया मिक्स। जब ब्लड हो गया मिक्स बेटा, तो वेंट्रिकल में आ गया मिक्स्ड ब्लड। हमारे केस में तो मैम देखो ब्लड सेपरेटेड होता है, हमारे केस में तो मैम ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड अलग अलग होता है, बट इनके केस में ब्लड हो गया मिक्स। यही मिक्स्ड ब्लड मैम अब वेंट्रिकल से कहा जाएगा उस चेंबर के अंदर जो वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। वेंट्रिकल से कनेक्टेड कौन है? कोनस आर्टेरियोसिस या ट्रंकस आर्टेरियोसिस, और वहां पे ब्लड जाएगा ये मिक्स वाला ब्लड, और फिर बेटा वहां से निकली होती है अयोटा, अयोटा से चले जाएगा थ्रू आउट द बॉडी पार्ट। बोलो तारा रारा,
समझ आ गया बेटा, यही हमने पढ़ा था, हाँ या ना मेरे प्यारे सपोलो? मिक्स सर्कुलेशन बोलते हैं या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और कल हमने आप लोगों ने एक टॉपिक पे इतना प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो टॉपिक था पोर्टल सर्कुलेशन। मैम पोर्टल सर्कुलेशन स्पेशल सर्कुलेशन होती है। स्पेशल सर्कुलेशन क्यों होती है मेरे प्यारे प्यारे सपोलो? मैम स्पेशल सर्कुलेशन इसलिए होती है क्योंकि नॉर्मली बॉडी में होता है हार्ट, हार्ट से निकलती है आर्टरी, एंड आर्टरी जाती है मैम ऑर्गन्स के पास, और आर्टरी बनाती है ऑर्गन के आसपास कैपिलरी, और मैम वहां से निकलती है वेन्स, और वेन्स ब्लड को लेके आ जाती है किसके पास? वेन्स ब्लड को लेके आ जाती है वापस से हार्ट के पास। ये नॉर्मल बॉडी का सर्कुलेशन होता है, ये नॉर्मल बॉडी का सर्कुलेशन होता है। हार्ट से निकली आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट, ब्लड को लेके गई ऑर्गन, ऑर्गन से वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा वेन्स के थ्रू आ जाता है हार्ट के अंदर। बट मैम जब एक स्पेशल कनेक्शन आपको दिखे ऑर्गन और ऑर्गन के बीच में, और ये स्पेशल वीनस कनेक्शन होता है क्योंकि ये वेन्स की मदद से होता है, जो कैपिलरी से स्टार्ट होता है, कैपिलरी से एंड होता है, और बिटवीन टू ऑर्गन्स होता है, इसे बोला जाता है पोर्टल सर्कुलेशन। वैसे तो आपके नीट एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो सिंपल ये पूछा जाएगा कि फ्रॉग के पास कौन कौन से पोर्टल सर्कुलेशन होते हैं। तो एक पोर्टल सर्कुलेशन होता है हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, एक पोर्टल सर्कुलेशन होता है रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। जब आपको हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन बोले तो किन दो ऑर्गन्स के बीच का कनेक्शन? आप बोलो एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, इंटेस्टाइन और लिवर के बीच का कनेक्शन, दोनों के बीच में वेन होती है, उस वेन का नाम होता है हेपेटिक पोर्टल वेन। और एक होता है मैम लोअर बॉडी पार्ट्स और किडनी के बीच में, उनके बीच में होती है रीनल पोर्टल वेन। तो ये हो गई रीनल पोर्टल सिस्टम, ये हो गया हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम किस बेसिस पर नाम होता है, नामकरण उनका किस बेसिस पर होता है? आप जहां जिस ऑर्गन पे ब्लड लेके जाते हो, ऑर्गन 1 और ऑर्गन 2 है ना, तो ऑर्गन 2 जो है ना उसके बेसिस पर इनका नामकरण होता है। तो आपने एक डायग्राम भी बनाया था बेटा, आपने ब्लड को जब इंटेस्टाइन से या स्टमक से, एलिमेंट्री कैनाल से हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में लेके गए तो आपने हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन बोला। जब आपने बेटा लोअर बॉडी पार्ट से रीनल वेन के थ्रू, रीनल वेन नहीं, रीनल पोर्टल वेन, गलत हो जाएगा रीनल वेन बोलोगे तो, रीनल पोर्टल वेन के थ्रू आप बेटा लेके गए किडनी के अंदर, तो वो हो गई रीनल पोर्टल सिस्टम। फिर आपने बोला मैम लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है जिसमें लिम्फ होते हैं, लिम्फ चैनल्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं। इससे ज्यादा और कोई डिस्कशन थी नहीं, बस ये बोला कि जैसे ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लाज्मा होता है, प्रोटीन्स होते हैं, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से रेड कलर है। आरबीसी में न्यूक्लियस भी होता है इन केस ऑफ फ्रॉग, अपने पास न्यूक्लियस नहीं होता, जब मैं अपना पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। लिम्फ में मैम आरबीसी नहीं होती है इसीलिए तो वो कलरलेस होती है, और अगर आप उसे ब्लड से कंपेयर करोगे तो ब्लड के कंपैरिजन में लिम्फ में कम प्रोटीन्स होंगे, यानी कि लिम्फ में आरबीसी भी नहीं है, लिम्फ में प्रोटीन्स की मात्रा भी कम है व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर लिम्फ फ्रॉम द ब्लड ऑफ द फ्रॉग। फिर बात की इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो मैं मेरे प्यारे सपोलो को एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का छोटा सा वापस से रिवीजन कराना चाहूंगी, मेल और फीमेल को पढ़ाते पढ़ाते। आपने पढ़ा बेटा इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम में 1 पेयर ऑफ किडनी होती है जो वर्टिब्रल कॉलम के ईदर साइड पे लोकेटेड होती है, डार्क रेडिश कलर की होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है उसका यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन, जहां पे यूरिन बनता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है फ्रॉग का यूरिया, इसीलिए उसे यूरियोटेलिक एनिमल बोलते हैं। जो इनका लार्वा होता है टैडपोल लार्वा, उसे अमोनोटेलिक बोलते हैं क्योंकि उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है अमोनिया। 1 पेयर ऑफ किडनी के अलावा मैम इसके पास होती है यूरेटर, यूरेटर मैम ओपन कर रही होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक और पार्ट पड़ा क्लोएका, हालांकि क्लोएका इज अ कॉमन चेंबर। और मैम एक होता है यूरिनरी ब्लैडर। मैम चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, स्ट्रक्चर तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का कुछ ऐसा ही दिखता था कि पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, और एक हो गई क्लोएका और एक हो गया बेटा यूरिनरी ब्लैडर। हाँ या ना? जल्दी बताओगे हाँ या ना मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो। बेटा एक गिलास पानी पी लूं, कल से गला ना ठीक ही नहीं हो रहा वॉइस बॉक्स। यस एवरीबॉडी, ठीक है बेटा। बहुत खूबसूरत हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने कहा था भाई, हमने पढ़ा था भाई कि जो किडनी होती है उसका फंक्शनल कनेक्शन होता है टेस्टिस के साथ में, लेकिन देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद द ओवरी। देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद द ओवरी। ओवरी किडनी के पास जरूर है पर उसका फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है। आप अगर देखोगे टेस्टिस, तो टेस्टिस मैम आपके किडनी के साथ में
फ्रॉग के अटैच्ड होती है विद द हेल्प ऑफ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसे मिजोर्कियम बोला जाता है। ऑर्काई वर्ड आता है टेस्टिस के लिए, ठीक है। तो किडनी अटैच होती है आपके टेस्टिस के साथ में, तो टेस्टिस का अटैचमेंट जो होता है किडनी के साथ में वो मिजोर्कियम की मदद से होता है। और मैम मैं बोलने वाली थी किडनी के अंदर स्पर्म बनते हैं, भाई हाय तौबा तौबा हो जाता बेटा। टेस्टिस के अंदर बनते हैं स्पर्म्स, और टेस्टिस से स्पर्म्स को कैरी करने के लिए एक टेस्टिस से ऐसे 10 से 12 वासा एफरेंशिया निकली होती है, वासा एफरेंशिया। और मैम किडनी के अंदर वो स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें बोला जाता है बिडर्स कैनाल, जिन्हें बोला जाता है बिडर्स कैनाल। तो मैम वासा एफरेंशिया से जो स्पर्म जाते हैं किडनी के अंदर बिडर कैनाल में जाते हैं, और बिडर कैनाल से जाते हैं मैम इस यूरेटर के अंदर, जिसके कारण आप यूरेटर को मेल के केस में, फ्रॉग के केस में यूरिनोजेनिटल डक्ट बोलते हैं, क्योंकि उससे यूरिन भी कैरी हो सकता है, उससे स्पर्म भी कैरी हो सकता है। बट जब आप बेटा फीमेल की बात कर रहे थे तो फीमेल में भैया फीमेल इंडिपेंडेंट याद करो, मैंने बताया था इसकी यूरेटर की ओपनिंग अलग होती है, ओवरी भले ही इसके पास है किडनी के पास, बट देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन द किडनी एंड द ओवरी। ओवरी से जब अंडा बनता है तो ओविडक्ट में पास होता है, ये ओविडक्ट दिखाई थी मैंने। ओविडक्ट की ओपनिंग बेटा सेपरेट होती है यूरेटर से, ओविडक्ट की ओपनिंग सेपरेट होती है, और ये ओविडक्ट का ये वाला पार्ट होता है ना, इसे ओवेरियन फनल बोलते हैं। शायद ये आपने लेबल नहीं किया होगा, फनल जैसा दिख रहा है ना, ऐसे फनल। कभी आपने ऐसे फनल देखे? केमिस्ट्री लैब्स में बहुत होते हैं, केमिस्ट्री लैब्स में बहुत ऐसे फनल्स यूज होता है, ऐसे फनल जैसा स्ट्रक्चर है ना? यस, फनल जैसा स्ट्रक्चर है, इसे ओवेरियन फनल बोलते हैं। तो भैया इसमें कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है, ओवरी का अपना बेटा सिस्टम है और आपके यूरेटर का अपना अलग सिस्टम है। और सारे बच्चे जिन्होंने कल बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली नालायकी की थी, कहा था कि मैम ह्यूमन के केस में भी तो मैम ऐसा ही होता है ना, यूरिनोजेनिटल डक्ट होता है यूरेटर। अब बेटा ऐसे गंदी बात कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि तुमने बहुत ही ज्यादा गलत बात ये बोली थी। ह्यूमन के केस में यूरेटर नहीं होता है बालकों, ह्यूमन के केस में यूरेथ्रा होता है, वो भी मेल के केस में, जो मैं तुम्हें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगी अगर तुम गलती से पास हो गए पढ़ लिख कर तो। ठीक है जी, यहां तक किसी को भी कोई दुखदर्द समस्या? ये ग्रीन टी है बेटा, ग्रीन टी बेटा देखो, ग्रीन टी मेरे को पसंद नहीं है, पहले आप मेरे को जज करना बंद करना। देखो मुझे गर्म पानी पीना होता है क्योंकि मेरा गला ऑल टाइम दुखता रहता है क्लासेस की वजह से, तो गर्म पानी पीना है। तो मैं सोचती हूँ जब ग्रीन टी हेल्दी है तो भाई ग्रीन टी के साथ ही पी लेती हूँ, तो कुछ हेल्दी भी पी लूंगी और क्लास में पीते पीते पता भी नहीं चलेगा, है ना? हाँ, अदरवाइज तो तुम्हें पता ही है बेटा, ग्रीन टी को टी बोलना बेटा पाप है, चाय के नाम पे ये बेटा धब्बा है ना? एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यस एवरीवन, चाय तो भैया चाय होती है, ये चाय नहीं है, ये असली चाय नहीं है भाई, ये तो बस टाइम पास है। हाँ चलिए जी, यस एवरीवन, ठीक है, शुरू करें मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो। क्या आप अर्जुना 2.0 में पढ़ाओगे? नहीं बेटा, ठीक है। मेरे को लग रहा है 2.0 वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे है ना, वो कर रहे हैं स्पैमिंग, कल भी कर रहे थे। नो मैम, वी आर नॉट स्पैमर्स, वी आर जेन्युइन स्टूडेंट्स। क्या आप लोग तैयार हैं मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो? देखो क्या मस्त रिवीजन कराया बेटा हमने, 15 मिनट पूरा, है ना? चलो, द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरीड आउट बाय अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये हमने बोला, वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, क्लोएका होता है, और यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है। These are compact, dark, red, bean-like structure. अच्छा, bean-like structure situated a little posteriorly in the body cavity on both sides of vertebral column. Bean-like का मतलब क्या होता है? bean, राजमा देखा है? राजमा, राजमा किडनी बीन्स बोलते हैं ना राजमा को, तो राजमा का शेप देखा है कैसा होता है? तो bean-like होता है। इनफैक्ट बेटा ह्यूमन किडनी भी हम बोलते हैं bean-like होती है ना? आप पता है हमने तो ह्यूमन का, मैंने तो जूलॉजी, मैंने BHU से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करी है, तो मैं जब वहां पे बेटा हम ना रैट्स पे करते थे एक्सपेरिमेंट या माइस पे करते थे, तो उनका भी ना, उन पे ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि उनका सिस्टम थोड़ा बहुत आप देखोगे ह्यूमन से मिलता जुलता है, काफी कुछ सिमिलैरिटी आप देखोगे, तो उन पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही होती है, कैंसर और फलाना ढिमकाना, है ना? उनकी किडनी हमने बेटा ऑफकोर्स निकालनी पड़ी थी बेटा, एक्सपेरिमेंट करना है, चीजों को समझना है, तो बिल्कुल ऐसा आप अगर उसकी किडनी रखोगे ना और राजमा रखोगे साइड में, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा राजमा है और कौन सा, समझ रहे हो ना? तो वैसा ही दिखता है, बोला है रेड कलर का होता है और बीन लाइक होता है। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड एज यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन। ऑफ कोर्स इनका भी बेटा क्या होता है,
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसका दूसरा नाम होता है नेफ्रॉन, अपना भी वही होता है मैम। 2 यूरेटर इमर्ज फ्रॉम द किडनी इन द मेल फ्रॉग, फीमेल में भी 2 ही बेटा होती है, इमर्ज करती है मतलब निकलती है ना किडनी से। द यूरेटर एक्ट एज बेटा यूरिनोजेनाइटल डक्ट विच ओपन इनटू द क्लोइका। यूरेटर किसके अंदर मैम ओपन हो रही होती है? यूरेटर ओपन हो रही होती है मैम क्लोइका के अंदर। मैम फीमेल में भी क्लोइका के अंदर ही ओपन हो रही होती है, मेल के केस में भी मैम क्लोइका के अंदर ही ओपन हो रही होती है। बस डिफरेंस ये है कि मेल के केस में मैम उस यूरेटर के थ्रू स्पर्म भी आ रहा होता है, यूरेटर के थ्रू मैम यूरिन भी आ रहा होता है, क्योंकि वो बिडर्स कैनाल से कनेक्टेड है जिसके अंदर स्पर्म पास हो रही है, वासा एफ्रेंशिया से, है ना। In female, ureter and oviduct beta open separately in the cloaca. The thin-walled urinary bladder is present ventral to the rectum. मैंने ये भी आपको बताया था एनसीईआरटी में ना, यूरिनरी ब्लैडर की पोजीशन मेंशन की हुई है, तो आप बस पोजीशन याद रख लो कि रेक्टम के कंपैरिजन में यूरिनरी ब्लैडर उसके वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है। बस लोकेशन क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए तो याद रख लो। विच ओपन्स इनटू द क्लोइका। ऑफ कोर्स आपने देखा यूरिनरी ब्लैडर की भी ओपनिंग क्लोइका के अंदर ही हो रही है। द फ्रॉग एक्सक्रीट्स यूरिया, हमने बोला इसीलिए इसे यूरियोटेलिक एनिमल बोलते हैं। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरीड बाय द ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। बेटा हमारे केस में भी तो यही होता है, हमारे ब्लड में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ब्लड के थ्रू ही तो मैम किडनी में जाता है, तभी तो बोलते हैं किडनी फिल्टर कर रही है ब्लड को, छान रही है ब्लड को। तो मैम इसके भी ब्लड के अंदर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट एक्यूमुलेट होता है वो जाता है किडनी के पास, क्योंकि किडनी के पास है वो छन्नी को क्या बोला? नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसके थ्रू वो छनता है और नाइट्रोजनस वेस्ट को आप एलिमिनेट आउट करते हो। इसीलिए एनसीईआरटी की रीडिंग होमवर्क दी थी क्योंकि बहुत इजी थी बेटा, क्योंकि बहुत ही इजी थी। अब आप देखो बेटा एक बारी इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में क्या दिया हुआ है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैं आज पढ़ाऊंगी, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पैराग्राफ है, ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स का पैराग्राफ है जो मैं अभी पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। फ्रॉग्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बेटा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं पेयर ऑफ येलोइश ओवाइड टेस्टिस, ठीक है, which are found adhered to the upper part of the kidney by the double fold of peritoneum called mesorchium। येलो ओवोइश टेस्टिस होती है जो मैम किडनी के ऊपर अटैच्ड होती है, मेसोर्कियम की मदद से अटैच्ड होती है। वासा एफ्रेंशिया आर 10 to 12 इन नंबर दैट अराइजेस फ्रॉम टेस्टिस, 10 से 12 होते हैं जो टेस्टिस से अराइज होते हैं। एंड दे एंटर द किडनी ऑन देयर साइड, मैम वो किडनी में एंटर होते हैं, इधर वाले इस साइड में एंटर होंगे, इधर वाले इस साइड में एंटर होंगे। एंड ओपन्स इनटू द बिडर्स कैनाल, एंड ओपन्स इनटू द बिडर्स कैनाल। बिडर्स कैनाल आपको किसके अंदर दिखता है मैम? किडनी के अंदर दिख रहा है, ठीक है। फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरिनोजेनाइटल डक्ट दैट कम्स आउट ऑफ द किडनी। फाइनली मैम वो बिडर्स कैनाल यूरिनोजेनाइटल डक्ट से कम्युनिकेट कर रहा है, क्योंकि वही यूरेटर को ही तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोला, उससे कम्युनिकेट कर रहा है और ओपन कर रहा है मैम क्लोइका के अंदर। क्लोइका क्या होता है? इट्स अ स्मॉल चेम्बर टू पास फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म टू द एक्सटीरियर। ये बात हम बेटा बहुत पहले लिख चुके हैं कि क्लोइका एक कॉमन चेम्बर होता है जिसमें यूरिन भी आ सकती है, फीकल मैटर भी आ सकता है और मैम गैमीट्स यानी कि स्पर्म्स भी आ सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है? एक पेयर ऑफ ओवरी। ओवरी इज सिचुएटेड नियर द किडनी, किडनी के पास होती है, बट बेटा उससे कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता। मैं बार बार कह रही हूँ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछी जाने लायक, ठीक है। देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनी। A pair of oviduct arises from the ovary open into the cloaca separately। एक ओवरी से एक ओविडक्ट, दूसरे ओवरी से दूसरा ओविडक्ट, वो सेपरेटली ओपन हो रहा है। ये वाली बात मैं अभी लिखवाऊंगी, ये वाली बात हमने पढ़ी नहीं है। एक बारी पहले मुझे बता दो, क्या यहां तक कोई भी दुख, दर्द या समस्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, कोई दुख दर्द समस्या? क्या स्टार्ट करे फिर? क्या स्टार्ट करे बेटा? बस फटाफट से अभी से बेटा वाइंड अप करते हैं, फिनिश करते हैं, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, चलिए चलिए चलिए। कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है? बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। अब हम बेटा क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर चुके हैं ना, तो मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ में ही बताती हूँ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ में ही मैं ये वाली चीज करवाती हूं, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है मैम, कितने ओवा रिलीज होते हैं एक बारी में, और इनका डेवलपमेंट कैसा होता है मैम, ठीक है। यस एवरीवन। अब देखो बेटा, एक फीमेल, आपको पता है अ फीमेल लेज अप्रॉक्स, अ फीमेल लेज बेटा अप्रॉक्स 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम। सोचो एक बारी, कोई सोच सकता है बेटा इतने ओवा रिलीज करने का क्या कारण है? ह्यूमंस के केस में तो ऐसा नहीं होता, ह्यूमन के केस में तो ऐसा होता ही नहीं है। ह्यूमंस के केस में अगर आप देखोगे बेटा तो फीमेल में हर महीने एक ओवा रिलीज होती है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2 ओवा रिलीज हो जाए। और ह्यूमन के केस में स्पर्म्स बहुत सारे होते हैं। जब आप पढ़ोगे आगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में तो आप देखोगे एक इजैक्यूलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। तो ह्यूमन के केस में आप पढ़ते हो बेटा 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स, और ओवा तो हमेशा एक होता है। बट अगर आप यहां देखोगे फीमेल के केस में, लेज मतलब अंडे दे रही है ना, टू एंश्योर सर्वाइवल, वेरी गुड, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। बिल्कुल सही, 100% एक्यूरेसी वाला जो आंसर है वो ये है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ये कारण है। बिल्कुल सही, ऑल ऑफ देम कैन नॉट सर्वाइव। बहुत शानदार। आप सोचो बेटा दुनिया में कितनी अच्छी इवोल्यूशन हुई है, मतलब नेचर ने हर चीज को कितनी बढ़िया तरीके से मतलब ये इंश्योर किया है कि चीजें सही हो। ऑफ कोर्स जब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, जब स्पर्म बॉडी के अंदर जा रहा है, तो भैया ओवा एक भी हो तो चलेगा क्योंकि वो बॉडी के अंदर सेफ है। बट फ्रॉग के केस में बॉडी के अंदर तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रही है। जो गैमीट्स का मिलन हो रहा है वो बॉडी के बाहर हो रहा है। जब गैमीट का मिलन बॉडी के बाहर हो रहा है तो मैम हमें ये इंश्योर करना है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, जिसके कारण से बेटा इतने सारे ओवा एक बारी में प्रोड्यूस कर रही है एक फीमेल। मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए बेटा इतने सारे ओवा प्रोड्यूस कर। देन हम कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन अकर्स, और फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है मैम? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम या एंड ओवा। Fertilization occurs outside the body. Outside the body, hence called as external fertilization. Hence called as external फर्टिलाइजेशन। इसीलिए क्या बोला जाता है बेटा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही होती है, ठीक है। स्पर्म भी बेटा बॉडी के बाहर ही रिलीज हो रहा है। कितना स्पर्म रिलीज हो रहा है वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप एक्स्ट्रा डेटा क्यों ऐड कर मतलब याद करना चाहते हो? मैम क्लोएका क्या मेल और फीमेल दोनों में होती है? ऑब्वियसली बेटा मेल और फीमेल दोनों में होती है बेटा, बिल्कुल होती है, ठीक है। यस। अब बेटा देखो आगे क्या हो रहा है मैम, आगे क्या हो रहा है? जब आप इनकी डेवलपमेंट की बात करते हैं ना बेटा, अब मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगी। कितना सुंदर सा एनिमेशन, से समझना कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक चीज दिखाऊंगी मैं तुम्हें, समझना तो इसी यहीं से है बेटा। इनके डेवलपमेंट को बोला जाता है बेटा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनके डेवलपमेंट को बोला जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर तुम ह्यूमन का डेवलपमेंट देखोगे ना तो ह्यूमन के डेवलपमेंट को बोला जाता है बेटा डायरेक्ट डेवलपमेंट। ह्यूमन के डेवलपमेंट को बोला जाता है प्यारे सपोलो डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या? हाँ बिल्कुल, पानी में बेटा ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन वाटर होती है 100%, 100%, ठीक है, 100%। जब बेटा मैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलती हूं ना, इसका मतलब मैम लार्वल स्टेजेस होते हैं। थ्रू द लार्वा होता है डेवलपमेंट ऑफ द फ्रॉग। हमारे केस में डायरेक्ट डेवलपमेंट है। जब आपकी बेटा मम्मी के बॉडी के अंदर स्पर्म गया,
स्पर्म और ओवा फ्यूज कर गए, जाइगोट बन जाता है बॉडी के अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गई, फिर बेटा मम्मी के अंदर ही, बॉडी के अंदर ही पूरी डेवलपमेंट होती है। तो आप छोटू बेबी लगते हैं। अब ऐसा नहीं है ना बेटा तुम ह्यूमन ही तो लगते हो ना, ऐसा थोड़ी है कि जो बच्चा है वो बिल्कुल अलग शक्ल सूरत है उसकी, बिल्कुल ही अलग है, और जब पैदा हुआ तो फिर इंसान जैसा दिखने लग गया, ऐसा तो नहीं है ना। तुम लार्वा तो नहीं थे ना, लार्वा तो नहीं थे ना। तुम्हारा डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। ऑफकोर्स तुम साइज वाइज छोटे रहे होगे, तुम्हारे हाथ पैर छोटू छोटू से रहे होंगे, तुम्हारा मुंह छोटू छोटू से रहा होगा, फिर तुम बड़े होते गए, लेकिन उसे वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं कहते, डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते, बिकॉज तुम लार्वल स्टेज में नहीं थे। बट जब तुम फ्रॉग को देखोगे ना, तो फ्रॉग का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका लार्वा बिल्कुल ही शक्ल सूरत देखोगे बिल्कुल अलग है, टैडपोल लार्वा बोलते हैं। तो टैडपोल लार्वा में मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी शक्ल सूरत में बदलाव होता है, चेंज होता है, और चेंज होने के बाद बेटा वो फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। आप देख के बता भी नहीं सकते अरे भाई ये टैडपोल लार्वा से फ्रॉग बना है क्या, समझ रहे हो मेरी बात? यस एवरीवन। तो ये जो चेंज होता है बेटा, द चेंज इन द मॉर्फोलॉजी फ्रॉम वेयर द टैडपोल लार्वा गेट्स कन्वर्टेड इनटू एडल्ट फ्रॉग, इसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, इसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। बटरफ्लाई में भी आपने देखा होगा, देखा है, बटरफ्लाई बोल रही हूं, कैटरपिलर एंड बटरफ्लाई, कैसे बेटा चेंज होती है, वहां से बेटा चेंज होके एकदम सुंदर सी बटरफ्लाई बन जाती है ना? यस। तो हम कह रहे हैं टैडपोल लार्वा, टैडपोल लार्वा undergoes metamorphosis मेटामॉर्फोसिस का मतलब चेंज इन मॉर्फोलॉजी, शक्ल सूरत, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस बेटा, चेंज इन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी अपीयरेंस, चेंज इन मॉर्फोलॉजी टू कन्वर्ट इनटू एडल्ट फ्रॉग। इसे फटाफट नोट करो बेटा, एक छोटी सी मैं छोटा सा शॉर्ट्स दिखाऊंगी, फिर हम बेटा इनके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और एंडोक्राइन सिस्टम में चलेंगे। डन डन आडन डन कर लो फटाफट से, डन डन आडन डन, डन डन आडन डन। और डन हो जाए तो बेटा एक थम्स अप दे दो। देवांशिका का हो गया है, बहुत शानदार बेटा, वेरी वेरी गुड, नोटेड एवरीवन। चलिए देखो, ये वीडियो आई होप तुम्हें बेटा दिख रही होगी, और ये कैसे एक टैडपोल लार्वा, पीछे नहीं जा सकता क्या ओ भाई, पीछे नहीं जा सकता बेटा, चलो कर लो, ऐसे ही देख लो, ये टैडपोल लार्वा है, ये टैडपोल लार्वा, ये मेटामॉर्फोसिस हो रही है, देखो कैसे मॉर्फोलॉजी में चेंज हो रहा है, कैसे मॉर्फोलॉजी में चेंज हो रहा है, ओ भाई ओ भाई, और कैसे फ्रॉग बन गया देखो, और फ्रॉग भाग भी गया, है ना? टैडपोल लार्वा, मेटामॉर्फोसिस, और लार्वा की शक्ल सूरत देखो और फ्रॉग की शक्ल सूरत देखो, कितना कितना चेंज है, कितना चेंज है। अभी ये फ्रॉग उछलेगा देखना, और जंप, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, ठीक है। सो दैट्स हाउ बेटा इट अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस, कितनी शक्ल सूरत में बदलाव हुआ, तुम ऐसे बदलू नहीं थे बेटा, रंग बदलू, है ना? एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू दिस ब्यूटीफुल चिपचिपा पिसा सा बेटा फ्रॉग, ठीक है। चलिए जी, बढ़िया था ये। अब बेटा हम क्या शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे कि इनकी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कौन कौन से सिस्टम है। जैसे बेटा हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए सिस्टम होता है, भाई आपकी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है या नहीं, मुझे ये बताओ। जब तुम दौड़ते हो या एक्सरसाइज करते हो, एक बार सोच के देखो क्या क्या हो रहा है बॉडी के अंदर।
जब तुम रेस लगा रहे हो, दौड़ रहे हो या ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो वर्कआउट कर रहे हो तो तुम्हें पसीने आ रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हो तो तुम्हारी सांसें तेज हो रही है, वर्कआउट कर रहे हो तो बेटा तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो रही है, वर्कआउट कर रहे हो तो तुम्हारी मसल्स को ऑक्सीजन जा रहा है। आप सोचो इतनी सारी, मैं क्यों दौड़ रही थी? तो बेटा क्या हो रहा है, ये सारी चीजें बेटा एक साथ में कोऑर्डिनेटेड वे में कैसे हो पा रही है? मैं तो ट्रेडमिल पे यहीं पे दौड़ने लग गई, बिकॉज यू हैव टू सिस्टम्स वर्किंग टुगेदर। एक तुम्हारा न्यूरल सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम, जिनमें न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, और एक होता है बेटा तुम्हारा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें तुम्हारे ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो तुम्हारे पास जैसे ये दो सिस्टम मिलके तुम्हारी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैसे ही बेटा फ्रॉग के पास भी न्यूरल सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो मिल के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं। और वेल डेवलप्ड, आप कहोगे ये वेल डेवलप्ड होता है फ्रॉग के केस में। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है मैम? इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है मैम? न्यूरल सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम। इसको बेटा फ्लो चार्ट में करेंगे, अभी इसको बेटा फ्लो चार्ट में करेंगे। हाँ या ना एवरीबॉडी? मैम 10th में था, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम मिलके इनके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बेटा एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे, आप चाहो तो लैंडस्केप में इसे बना सकते हो। कॉपी को टर्न कर लो, कॉपी को टर्न कर लो और एक फ्लो चार्ट बनाओ बेटा। पहले इसकी फ्लो चार्ट बनाएंगे, पोथियां नहीं लिखनी, ठीक है। फ्लो चार्ट में इसे बेटा कवर करने की कोशिश करेंगे कि मैम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है फ्रॉग के अंदर। यस, एक साइड में मैं लिख रही हूं मैम, नंबर 1 सिस्टम जो इसको कंट्रोल कर रहा है वो है इनका न्यूरल या नर्वस सिस्टम। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस करना है बेटा, बहुत ज्यादा टू मच अतिरिक्त ज्ञान पे नहीं जाना। और एक होता है मैम इनके पास नंबर 2 एंडोक्राइन सिस्टम। नंबर 2 एंडोक्राइन सिस्टम। ऑफ कोर्स एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स होंगे बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे जैसे हमारे पास होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, इनके पास भी होंगे और वो हार्मोन रिलीज करेंगे जिनकी मदद से कोऑर्डिनेशन होगा। ये बहुत छोटा सा दिया हुआ है, इनके कुछ कुछ ग्लैंड्स बताए हुए हैं कि ये वाले ग्लैंड्स वेल डेवलप्ड है, वो तुम्हें याद रखना है कि पिट्यूटरी हो गया, पीनियल हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, थाइमस हो गया, पैंक्रियाटिक आइलेट्स हो गए, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गए और गोनाड्स हो गए। ये वेल डेवलप्ड ग्लैंड्स होते हैं जिनका सिक्रीशन होता है हार्मोन जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रही है। दैट्स ऑल, ये फिनिश हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हैं बेटा नर्वस सिस्टम की या बात करते हैं बेटा न्यूरल सिस्टम की, तो यहां पे बेटा दिया हुआ है कि मैम इनका नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम, इसे आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं प्यारे सपोलो। एक होता है जिसे बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है जिसे बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दो पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में लिखो, एनसीईआरटी ने इसे 3 पार्ट्स में दिया हुआ है। एक होता है बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक एनसीईआरटी ने यहां पे दिया हुआ है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, अलग से दिया हुआ है। पहले तो इनकी फुल फॉर्म लिखो। एनसीईआरटी ने फ्रॉग के केस में इस तरीके से मेंशन किया है, सीएनएस का मतलब है मैम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। मैम पीएनएस का मतलब होता है, मैम पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। और मैम एएनएस का मतलब होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। एनसीईआरटी में फ्रॉग के नर्वस सिस्टम को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है।
एक हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक हो गया बेटा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स बेटा अलग से लिखवाऊंगी। ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, ब्रेन के बारे में फिर अलग से लिखवाऊंगी, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में फिर मैं अलग से लिखवाऊंगी। पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बेटा हम यहीं पे लिख लेते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं बेटा क्रेनियल नर्व्स, अभी मैं समझा दे रही हूं आपको, और होता है मैम इसमें स्पाइनल नर्व्स। और मैम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी आते हैं दो पार्ट्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपको और कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये लिखना है कि इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ इसकी डिवीजन दी हुई है, इसके बारे में और कोई प्रॉपर्टी आपको अलग से बेटा बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, बिल्कुल भी आपको अलग से इसके बारे में कोई प्रॉपर्टी नहीं लिखनी है, ठीक है। मैं वापस से आपको बताती हूं मैम, इनके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए इनके पास नर्वस सिस्टम हो गया और एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ वेल डेवलप्ड ग्लैंड्स होते हैं जिनका नाम मैं आपको लिखवा दूंगी, जिनका सिक्रीशन होता है हार्मोन, और हार्मोन कंट्रोल कर रहा है इनके, ऑफ कोर्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा है। जब मैं इनके बेटा नर्वस सिस्टम की बात करती हूं तो तीन हिस्सों में एनसीईआरटी ने इसे क्लासिफाई किया है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें एक्चुअल में हमारे पे भी होता है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बॉडी के सेंटर से, जिसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। फिर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में मैं लिखवाऊंगी, तो इसीलिए मैं उसे अगले पेज में लिखवाऊंगी। अब बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऐसे इमेजिन करो, अगर ये ब्रेन है तुम्हारा या फ्रॉग का, और ये फ्रॉग का स्पाइनल कॉर्ड है। अगर ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है फ्रॉग का, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, इसे बनाना नहीं है, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो बेटा ब्रेन से कुछ नर्व्स निकलेंगी और स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ निकलेंगी, समझ रहे हो। जो नर्व्स आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उन्हें बोला जाता है स्पाइनल नर्व्स, और जो आपके ब्रेन से निकलती है उन्हें बोला जाता है क्रेनियल नर्व्स, क्योंकि क्रेनियम ब्रेन बॉक्स को कहते हैं। अगर तुम अपने इसको मारो टक 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 टक, इतना हार्ड स्ट्रक्चर है, ये हार्ड स्ट्रक्चर क्या है, ये तुम्हारे ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये क्रेनियम फ्रॉग के पास भी होता है, उनका भी ऐसा हार्ड स्ट्रक्चर होता है क्रेनियम, जो इनके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए वहां से निकलने वाली नर्व्स का नाम रख दिया है क्रेनियल नर्व्स। तो बेटा क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से निकली और स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकली, तो ये नर्व्स किसका पार्ट हो गए, इनके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। अब ये आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो बेटा, देखो ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये भी 10 पेयर होती है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये भी 10 पेयर होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ये भी आपको बेटा याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, ठीक है बेटा। पहले मुझे बताओ यहां तक किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या, ये डेटा याद रखना है एनसीईआरटी का है, ये डेटा एनसीईआरटी का, मैं ह्यूमंस की बात नहीं कर रही, ये मैं बात कर रही हूं फ्रॉग की, ठीक है। हमारे पास 12 पेयर होते हैं वो अलग बात है, क्रेनियल नर्व्स, अपने पास स्पाइनल नर्व्स तो 31 पेयर, ठीक है, तो वो अलग बात है, हम फ्रॉग की बात कर रहे हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट्स ऑल, ठीक है, दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में यहीं पे लिखवा दूंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में आगे क्लासिफिकेशन करेंगे कि इनके ब्रेन की क्या क्या प्रॉपर्टी है, इनके स्पाइनल कॉर्ड की क्या क्या प्रॉपर्टी है। यस एवरीबॉडी, डन 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 डन, ठीक है। जितना बेटा जरूरत है उतना पढ़ो, आधे लोग बहती गंगा में हाथ धोते हैं, कुछ भी पढ़ रहे होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में मैं लिखूंगी दे हैव well developed glands like नाम लिखेंगे ग्लैंड्स के, पिट्यूटरी, पीनियल,
थायराइड, पैराथायरॉयड, थाइमस, एड्रीनल ग्लैंड कल दिखाया था जो, पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक आइलेट्स बोलते हैं। पैंक्रियाज क्योंकि बेटा क्या होता है, पैंक्रियाज मिक्स ग्लैंड होता है, उसमें एंडोक्राइन पार्ट भी होता है, एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है। तो जब आप पैंक्रियाटिक आइलेट्स बोलते हैं ना बेटा, आइलेट्स वर्ड यूज करते हैं, तो एक्चुअल में आप बताना चाह रहे हैं इसके एंडोक्राइन वाले पार्ट का नाम, क्योंकि पैंक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, कंपोजिट ग्लैंड, उसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है जिसे सेल्स ऑफ एसिनाई बोलते हैं, जरूरत नहीं है। और बेटा आइलेट्स वर्ड यूज करते हैं स्पेसिफिकली इनके एंडोक्राइन पार्ट के लिए। और इसके अलावा होते हैं बेटा गोनाड्स, और गोनाड्स का क्या मतलब है मैम, इसके पास होगी ओवरी और टेस्टिस, ओवरी एंड टेस्टिस। These glands produce hormones. These glands produce या secrete hormone. That's all. इस स्लाइड को फटाफट से नोट करो तो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल में करेंगे। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, वेरी वेरी गुड बेटा, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, वेरी वेरी नाइस। डन 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 करो बेटा फटाफट से, डन 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 करो बेटा फटाफट से, डन डन डन। मैम स्पेस नहीं है तो बेटा ये भी मैं ही अब बताऊं कहां पे लिखना है। कुछ दिनों से ना बहुत स्पैमिंग हो रही है, बहुत, पर कोई बात नहीं। अभी आप वेट कर रहे हो कि 2.0 बैच आए, ईमानदारी से बता रही हूं, अभी आप वेट कर रहे हो 2.0 बैच आए, भागेंगे 2.0 की तरफ। हमारा बैकलॉग हो गया, 1 महीने की पढ़ाई हुई है, बैकलॉग हो गया और इन्हें डॉक्टर बनना है। आप बताओ इस एटीट्यूड से डॉक्टर बनते हैं क्या? बुरा लगेगा, डांट तो पड़ेगी भाई, गलत काम करोगे तो डांट पड़ेगी। अभी तुम भाग रहे हो 2.0 आ जाए, 2.0 से डे 1 से पढ़ाई करेंगे, 2.0 के टीचर्स से बोलेंगे मैम मोटिवेट कर दो, सर मोटिवेट कर दो, फिर तुम्हें मोटिवेट किया जाएगा, बेटा कोई बैकलॉग मत होने देना, डे 1 से पढ़ाई करना, फिर तुम उसमें स्पैमिंग करोगे, फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, टीचर्स का टाइम वेस्ट करोगे, फिर तुम वेट करोगे 3.0 आ जाए, और फिर तुम वेट करोगे 4.0 आ जाए, फिर तुम वेट करोगे यूट्यूब में कोई फ्री लेक्चर आ जाए। भाई ऐसे नहीं चलता है, पढ़ना पड़ता है। पढ़ाने वाले के लिए तो बेटा बैचेस आते रहेंगे, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा बैकलॉग अगर इकट्ठा करता रहेगा तो कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा बेटा, पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आगे बात करेंगे मेरे प्यारे सपोलो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल रही हूं तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमारे सेंटर से बेटा पास हो रहा है, बैकलॉग एक बहुत बड़ी बीमारी है बेटा। और ये बैकलॉग इतनी बड़ी बीमारी है ना कि जो बच्चा कामचोर है ना, उसकी ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होती। वो 12 तक आते आते रोता है कि बैकलॉग हो गया। आपको ना इस बीमारी से दूर भागना है भाई, ये बीमारी नहीं लगनी चाहिए, वरना आपका पूरा साल बेटा सरदर्द रहता है। बैकलॉग बैकलॉग, सच बता रही हूं यार, इससे जितना दूर रहोगे ना बेटा, जीवन में उतनी खुशी 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 नींद निकाल लोगे, खुशी खुशी नींद निकलेगा। और बैकलॉग के अगर एक बारी बेटा तुम ट्रैप में आ गए ना भाई, कोई वैक्सीन नहीं है इसकी। चलो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गया बेटा ब्रेन, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गया इनका स्पाइनल कॉर्ड। बेटा बिल्कुल जैसे मैंने बोला था ह्यूमन से मिलता जुलता है, तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड है, इनका भी स्पाइनल कॉर्ड बेटा किसके अंदर प्रोटेक्टेड है? नो बैकलॉग एट ऑल, वेरी गुड बेटा, जूलॉजी इज ऑलरेडी कवर्ड मैम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जब मैं बेटा इसके स्पाइनल कॉर्ड की बात करती हूँ तो इनके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड है, अपना भी तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड है। और जब अपना बेटा ब्रेन की बात करती हूँ तो बेटा तुम्हारा तो नहीं है, तुम्हारा तो क्रेनियम के अंदर खाली है, आई मीन स्पैमन्स का, लेकिन वैसे तो बेटा तुम्हारी जो क्रेनियम है वो ब्रेन को ही प्रोटेक्ट कर रही होती है, इसीलिए तो उसे ब्रेन बॉक्स कहा जाता है, ब्रेन का बॉक्स। तो ये खोपड़ी है ना, इतनी हार्ड है, फिर भी बेटा अगर इस पे चोट लग जाए, क्योंकि ब्रेन इतना सॉफ्ट टिश्यू है। कभी आपने कभी बेटा ऐसे टिश्यू को देखा है, ब्रेन टिश्यू को? कभी तुमने कुछ ऐसे डाइसेक्शंस देखे हैं या एनिमेशन कुछ देखी है कि ब्रेन टिश्यू कैसा दिखता है? इतना सॉफ्ट होता है बेटा वो ब्रेन टिश्यू, इसलिए तो इंजरी के चांसेस इतने ज्यादा होते हैं,
जब हेड इंजरी होती है तो बोलते हैं जैसे जब तुम बाइक चलाओ या कुछ चलाओ तो हमेशा हेलमेट लगाना चाहिए, बिकॉज इट इज सच अ डेलिकेट एंड सॉफ्ट टिश्यू और सब कंट्रोल कर रहा है भाई पूरे बॉडी को। नर्व्स निकली हुई है, बॉडी का कंट्रोल है भाई उसके हाथ में, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो ब्रेन नहीं देखा है कभी, कभी देखना, यूट्यूब पे तुम सर्च करके देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा कि कितनी सॉफ्ट टिश्यू होती है। नहीं, लैंडस्केप में नहीं करना, तुम नॉर्मल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रेन हो गया और स्पाइनल कॉर्ड हो गया। सबसे पहले तो हम लिखेंगे बेटा ये कहाँ कहाँ किस से प्रोटेक्टेड होता है। तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड ब्रेन बॉक्स। क्रेनियम। आप अपने ह्यूमन के केस में ना क्रेनियम के बोन्स के नाम पढ़ेंगे, अलग अलग बोन्स के नाम, है ना। और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में लिखेंगे बेटा प्रोटेक्टेड इनसाइड, प्रोटेक्टेड इनसाइड वर्टिब्रल कॉलम, प्रोटेक्टेड इनसाइड वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। जब मैं ब्रेन की बात करूं तो मैम ब्रेन को कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमारे केस में होता है बेटा बिल्कुल वैसा ही है। अब तुमने ह्यूमन का कितना पढ़ा है उसके बेसिस पर तुम्हें लगेगा कि हाँ हाँ मैम ये तो ह्यूमन के केस में हमने कुछ कुछ ऐसे पढ़े हुए हैं। जैसे फोर ब्रेन होता है अपने पास भी, मिड ब्रेन होता है अपने पास भी, हाइंड ब्रेन होता है बेटा अपने पास भी। तो इनके पास भी होता है मैम फोर ब्रेन, इनके पास भी होता है प्यारे बच्चों मिड ब्रेन, और इनके पास भी होता है बेटा हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन अपने पास भी है, इनके पास भी है। और बेटा एनसीईआरटी में ना इनके नाम भी दिए हुए कि फोर ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, मिड ब्रेन के अंदर क्या आता है ना। 3 टाइप नहीं है बेटा मेहुल, बेटा ब्रेन के 3 टाइप्स नहीं है, ब्रेन के ये 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो जब तुम अपने बारे में पढ़ोगे तो तुम पढ़ोगे फोर ब्रेन के पार्ट्स होते हैं जिसमें आता है सेरिब्रम, जिसमें आता है हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला। अपने बारे में पढ़ोगे तुम। इस साल तो बेटा ब्रेन से काफी क्वेश्चंस आई है, ह्यूमन ब्रेन से। तो वैसे ही एनसीईआरटी ने इनके बारे में भी बेटा कुछ कुछ दिया हुआ है कि इनके फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स है मैम, इनके हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स है मैम, इनके मिड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स है मैम, है ना। देख लेते हैं बेटा एक बारी फोर ब्रेन के अंदर इनके पास क्या क्या है। बस वही याद रखना है बेटा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। बेटा देखो तुम्हारे पास भी होता है, ये तुम्हारे पास भी होता है। तुम अगर देखोगे ना बेटा तो तुम्हारे ब्रेन का ये वाला पार्ट एक सेरिब्रम है, ये दूसरा सेरिब्रम है, ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। सो यू ऑल्सो हैव पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ठीक है, तो ये भी एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये भी एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तुम्हारे पास भी पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होती है, इनके पास भी बेटा पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होती हैं। ठीक है, इनके पास इसके अलावा होते हैं बेटा पेयर्ड ऑल्फैक्टरी लोब्स, अपने पास भी ऑल्फैक्टरी लोब्स होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है एक अनपेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन। बेटा इनके नाम ना मेरे साथ साथ में बोलो, एनसेफेलॉन। यार एक गर्म पानी भिजवा देना प्लीज। हाँ, अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन, अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन। बेटा ये याद रखना है, पेयर्ड अनपेयर्ड याद रखना है। हमने बोला मैम पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, मैम पेयर्ड ऑल्फैक्टरी लोब्स है, और अनपेयर्ड होता है एक स्ट्रक्चर जिसे डायनसेफेलॉन बोलते हैं। हमारे पास भी बेटा क्या होती है, डायनसेफेलॉन होती है, अपने पास भी डायनसेफेलॉन होती है। ठीक है, और जब तुम इसके मिड ब्रेन की बात करोगे ना बेटा तो इनके पास होती है ऑप्टिक लोब्स। अपने पास भी होती है बेटा ऑप्टिक लोब्स मिड ब्रेन के अंदर, इनके पास भी बेटा होती है ऑप्टिक लोब्स बेटा इनके मिड ब्रेन के अंदर। एंड अगेन बेटा इसके बारे में दिया हुआ है कि मैम ये होती है पेयर्ड। ठीक है,
यस एवरीबॉडी, आपको बस पार्ट्स ही याद रखने हैं। मैम फोरब्रेन के पास होता है पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और बेटा 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 ये सेरिब्रल है, ये सेरिब्रल है, ब्रल, ये सेरिब्रल है, ये सेरिबेलर नहीं है। अभी मैं तुम्हें बताऊंगी, इन दोनों में एक एल का अंतर है, बट बहुत गलत हो जाएगा अगर आपने यहां पे सेरिबेलर लिख लिया। सेरिबेलम अलग होता है, सेरिबेलम और सेरिब्रम अलग होता है। सेरिब्रम जो होता है, जो हमने यहां लिखा है BRAL, ये फोरब्रेन का पार्ट होता है। सेरिबेलम जो होता है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, वो हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? ऑप्टिक लोब्स बेटा जैसे ह्यूमन ब्रेन के भी पास भी होते हैं, मिड ब्रेन के ना ऊपर स्वेलिंग्स होती हैं, तो ह्यूमन के केस में ऐसे 4 लोब्स होते हैं, 4 फूले हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं ह्यूमंस के केस में। बट इनके केस में ज्यादा डिटेल में आपको नहीं करना है बेटा, इनके केस में पेयर्ड ऑप्टिक लोब्स होते हैं, बस ये याद रख लो। बहुत ज्यादा डिटेल क्या बोलते हैं क्या नहीं है कोई जरूरत नहीं है बेटा, ये भी पेयर्ड होते हैं। ठीक है, पेयर्ड ऑप्टिक लोब्स। अनपेयर्ड का मतलब सिंगल, अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन मतलब सिंगल होता है। और मैम हाइंड ब्रेन में इनके पास क्या होती है? हाइंड ब्रेन में इनके पास होती है मैम सेरिबेलम, जो मैं आपको बता रही थी अभी, सेरिबेलम। और हाइंड ब्रेन में इनके पास होती है बेटा मेड्यूला। अगर तुम ह्यूमन से कंपेयर करोगे, ह्यूमन के पास होती है बेटा सेरिबेलम, ह्यूमन के पास होती है पॉन्स, और ह्यूमन के पास होती है मेड्यूला। अपने पास बेटा PONS, पॉन्स भी अपने पास होती है, लेकिन इनके पास पॉन्स नहीं होती। इनके पास पॉन्स नहीं होती, तो यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, यहां से क्वेश्चन आता है। और बेटा जैसे अपनी मेड्यूला, क्या आपको पता है ह्यूमन के केस में अपनी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं? वेरी गुड हिमांशी। जैसे बेटा ह्यूमन के केस में बोलते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा किसी से कनेक्टेड होती है। कोई मुझे बता सकता है किससे कनेक्टेड होती है? यस एवरीवन, कोई मुझे बता सकती है किससे कनेक्टेड होता है बेटा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा? ह्यूमन के केस में मैं तुमसे पूछ रही हूं, कैसे कनेक्टेड होता है और किससे कनेक्टेड होता है? आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड जुड़े हुए स्ट्रक्चर से या अलग अलग स्ट्रक्चर से? इनके पास पॉन्स नहीं है। वेरी गुड, स्पाइनल कॉर्ड। ऐसा तो नहीं है ना ब्रेन अलग काम कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड अपनी अलग धुन में चल रहा है, ऐसा नहीं है ना बेटा। जैसे अपना ब्रेन जो होता है वो किससे कनेक्टेड होता है? स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। स्पाइनल कॉर्ड किसमें प्रेजेंट है मैम? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड है। हाइंड ब्रेन ब्रेन का लास्ट पार्ट है, फोर ब्रेन सबसे पहला पार्ट, मिड ब्रेन दूसरा पार्ट, हाइंड ब्रेन लास्ट पार्ट। हाइंड ब्रेन में जो ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होती है ना बेटा, ये जो मेड्यूला वाला पार्ट होता है, ये मेड्यूला कनेक्ट कर रही होती है एक्चुअल में ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से। कैसे कनेक्ट कर रही होती है बेटा? तुम्हारे भी ना स्कल में, तुम्हारा जो एक खोपड़ी है ना स्कल, स्कल के ऐसे बेस पे, ये बेस वाले पार्ट पे बेटा, बेस वाले पार्ट पे, नीचे वाले पार्ट पे एक छेद होता है, एक ओपनिंग होती है स्कल के एकदम ये बेस वाले पार्ट पे। उस ओपनिंग को बोला जाता है फोरामेन मैग्नम, उस ओपनिंग को बोला जाता है फोरामेन मैग्नम। और वो स्कल में वो नीचे की तरफ छेद क्यों होता है बेस पर? वो छेद इसलिए होता है कि मैम ब्रेन का जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है ना, वो उसी छेद से ऐसे पास करे। ऐसे इमेजिन करो कि स्कल में एक छेद है ऐसे, और ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा उसी फोरामेन मैग्नम से पास करती है ताकि वो नीचे से स्पाइनल कॉर्ड के साथ में कनेक्ट हो पाए, ताकि वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो पाए, नीचे की तरफ जाएगी और तब जा पाएगी, तभी तो बेटा कनेक्ट हो पाएगी। अगर समझ लगा तो एक थम्स अप दे दो, मेरी बात समझ लगी? इट passes through foramen magnum, it passes through foramen magnum। फोरामेन का मतलब ही होता है बेटा ओपनिंग, मैग्नम का मतलब होता है मैग्नम लार्ज, मैग्नम मतलब लार्ज, फोरामेन मैग्नम, an opening in skull to connect with spinal cord, to connect with spinal cord, that's all, फिनिश हो गया बेटा। अब सेंसरी स्ट्रक्चर का एक फ्लो चार्ट बनाएंगे तो सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी खत्म, डन डनाडन डन। जल्दी जल्दी से बेटा इसे डन डनाडन डन कर लीजिए मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों। यस एवरीबॉडी,
जल्दी 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 बेटा फिनिश कीजिए इसे। यस एवरीवन बेटा, डन 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 कीजिए। डन 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 कीजिए। डन हो गया। स्वप्निल, जिज्ञासा, कृष्णा, पल्लवी, नेहा, मिसबा, आदित्य, महक, तान्या, श्रेया, एकता, सादिया, वेदिका, श्वेता, रोज, शिवांगी, निशांत। वेरी वेरी गुड, डन 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 डन। सेंसरी स्ट्रक्चर का एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाएंगे और सेंसरी स्ट्रक्चर्स खत्म करेंगे, ठीक है। जैसे अपने पास बेटा सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं कि नहीं, कौन कौन से सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं? टच के लिए होता है, टेस्ट के लिए होता है, विजन के लिए होता है, स्मेल के लिए होता है, हियरिंग के लिए होता है। वैसे ही इनके पास भी होता है बेटा, बस उनके नाम लिखने हैं, बस उनके नाम लिखने हैं। कुछ कुछ इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स वेल डेवलप्ड होते हैं, कुछ कुछ इनके पुअरली डेवलप्ड होते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए इनके कौन से सेंसरी स्ट्रक्चर्स वेल डेवलप्ड, कौन से पुअरली डेवलप्ड होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे बेटा सेंसरी स्ट्रक्चर्स, हेडिंग डालेंगे सेंसरी स्ट्रक्चर्स। नंबर 1, टच के लिए इनके पास क्या है? टच के लिए इनके पास जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा उन्हें बोला जाता है सेंसरी पैपिले। ये वेल डेवलप्ड नहीं है। ये सारे मैं आपको सेंसरी स्ट्रक्चर्स के नाम यहां इस साइड में लिखवा रही हूं, और सेंसरी स्ट्रक्चर्स किसके लिए हैं सेंसरी, वो हम लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं। मैम टेस्ट के लिए क्या है? अपने पास क्या होती है? टेस्ट बड्स। इनके पास भी क्या होती है मैम? टेस्ट बड्स। ये भी वेल डेवलप्ड नहीं होते। फिर मैम इनके पास स्मेल के लिए क्या होता है? ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्शन का मतलब होता है स्मेल। अपने पास भी यही होते हैं, ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम। इनके पास भी ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम होती है जैसे अपने पास होती है, पर ये भी वेल डेवलप्ड नहीं होते। ये तीनों थोड़े कम डेवलप्ड होते हैं। बट अगले जो 2 सेंसरी स्ट्रक्चर है बेटा वो वेल डेवलप्ड है। कौन से वेल डेवलप्ड है मैम? जैसे विजन, देखने के लिए। विजन के लिए इनके पास क्या है मैम? सिंपल आई। ये वेल डेवलप्ड होंगी इनके पास। और मैम हियरिंग एंड बैलेंसिंग, सुनने के लिए और बॉडी बैलेंसिंग के लिए। हियरिंग एंड बैलेंसिंग। आपको ये बात पता है ना बेटा कि हमारा जो ईयर होता है, ईयर के हमारे तो 3 पार्ट्स है बेटा। आपके पास है एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। आप में से बच्चे ये जानते हो ना कि सिर्फ कान का काम सुनना नहीं है, हियरिंग नहीं है भाई। ये पता है कि नहीं है आप लोगों को? ये बात बताओ मुझे, क्या ये बात आप लोगों को पता है या नहीं पता है कि ये सिर्फ हियरिंग के काम में नहीं आती? एक्चुअल में आपका जो ईयर है उसका मेन काम बॉडी बैलेंसिंग है। आपके बेटा आयशा बेटा ऐसा नहीं है बेटा। इंटरनल ईयर जो होता है ना, इंटरनल ईयर के अंदर फ्लूइड होता है और वो आपकी बॉडी बैलेंसिंग करता है। आपने कभी वो वाला गेम खेला है ऐसे वाला? इसे क्या बोलते हैं? किकली बोलते हैं, हिंदी में किकली बोलते हैं। बहुत देर तक ऐसे ऐसे करो ना तो एक वक्त के लिए तुम्हें चक्कर आता है, बट तुम फिर अपनी बॉडी को बैलेंस कर लेते हो, क्योंकि जब तुम ऐसे किकली कर रहे होते हो ना तो तुम्हारा वो फ्लूइड मूव कर रहा होता है, और वो फ्लूइड जब मूव कर रहा होता है ना तो थोड़ी देर के लिए बॉडी बैलेंसिंग गड़बड़ा जाती है। तो ये तुम्हारी इंटरनल ईयर बॉडी बैलेंसिंग करती है। वैसे ही इनके और हियरिंग और बैलेंसिंग के लिए टिम्पैनम है इनके पास बेटा। इनके पास ईयर पिन्ना तो नहीं होता, टिम्पैनम एंड इंटरनल ईयर, ये इनकी सेंसरी स्ट्रक्चर्स है जो इनके हियरिंग और बैलेंसिंग के काम में आती है। यस, दैट्स व्हाई वी वॉमिट इन द कार। No, you can vomit in the car anyway, in the planes also. You don't need to go to the hilly areas to vomit. Some people can anyway vomit. Some people can vomit without the car in the comment section. Some people vomit here and there. You don't need a car for that. You don't need the movement of the fluid. Some people just do it. Yes? काफी अंग्रेजी बोल ली मैंने। ये होते हैं बेटा इनके वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स। ये होते हैं इनके वेल डेवलप्ड सेंसरी स्ट्रक्चर्स, और ये लेस डेवलप्ड होते हैं। और इनको बोला जाता है, क्योंकि ये लेस डेवलप्ड है तो इनके लिए ना बेटा लिखा हुआ है कि ये थोड़े पुअरली, इनके लिए एक टर्म यूज की हुई है कि दीज आर जस्ट सेल्स के कुछ एग्रीगेशंस होते हैं, सेल्यूलर एग्रीगेशंस। पुअरली डेवलप्ड है, एग्रीगेशन मतलब इकट्ठे हुए सेल्स, सेल्यूलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग।
इसका मतलब क्या है? सेल्यूलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग, मतलब नर्व एंडिंग्स के अराउंड कुछ सेल्स की एग्रीगेशंस होती हैं, उतनी वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स नहीं है। नर्व जो होती है, नर्व्स, न्यूरॉन्स से नर्व्स बनी, नर्व एंडिंग के अराउंड कुछ सेल्स के इकट्ठे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, इधर उधर ऐसे पुअरली डेवलप्ड होते हैं, बट ये वाले स्ट्रक्चर्स बेटा वेल डेवलप्ड होते हैं। साइनोवियल फ्लूइड नहीं होता भाई, इनको देखो, साइनोवियल फ्लूइड कह रहे हैं, बॉडी बैलेंसिंग कर रहा है, नलायको। साइनोवियल फ्लूइड जोड़ों में होता है, जोड़ों में, जोड़ों, साइनोवियल जॉइंट्स में होता है, वो वाला फ्लूइड नहीं है तुम्हारे कान के अंदर। डन 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 एवरीबॉडी, डन 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 डन। अब बेटा एक लास्ट एक चीज है कि फ्रॉग कैसे बेनिफिशियल होता है मैनकाइंड के लिए, कैसे बेनिफिशियल होता है। कई जगहों पे बेटा इसे खाया जाता है, इसकी जो हाइंड लेग्स थी मोटी ताजी तगड़ी थी तो उसे खाया जाता है। ये क्रॉप्स को भी प्रोटेक्ट करता है बेटा, क्योंकि ये इंसेक्ट्स खाता है, तो ये क्रॉप को भी आपके प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और इकोसिस्टम में फूड चेन, फूड वेब पढ़ते हो ना, इको चेन बोल रही हूँ, इकोसिस्टम में भी फूड चेन और फूड वेब का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो ये फ्रॉग की हो गई समाप्ति मैम के साथ। इकोनॉमिक, अभी मैं आगे आपको बेटा कॉकरोच पढ़ाऊंगी, उसकी कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है बेटा नेचर में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रॉग, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रॉग, ठीक है। छी क्या कर रहे हो भाई, छी क्या कर रहे हो? खाया जाता है तो खाया जाता है। यूज्ड एज अ फूड इन सम कंट्रीज, इसके जो टांगे होती है, मस्क्यूलर लेग्स, ऐसे एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है बेटा, मैं तो वही लिखवा रही हूँ जो एनसीईआरटी में कहा हुआ है। मस्क्यूलर लेग्स, मोटी ताजी इनकी जो टांगे होती है, ठीक है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, हाँ ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आपको लिखना ही नहीं है बेटा ज्यादा, स्पाइनल कॉर्ड बस होती है, स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड होती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, दैट्स ऑल, ठीक है। फिर आप लिखोगे इंपॉर्टेंट component of food chain and food web, important component of food chain and food web। भाई कंट्री का ऐसे नाम नहीं लिखा जाता। प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स as it eats insect, इंसेक्ट को खा जाते हैं तो हमारे क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल बेटा, दैट्स ऑल। डन 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 एवरीबॉडी। जूलॉजी मेडिसी फ्लिपकार्ट में नहीं मिल रहा है तो अमेजॉन पे मिल जाएगा बेटा, नहीं तो पीडब्ल्यू स्टोर पे मिल जाएगा बेटा, है ना। आर यू बंगाली मैम? हैं, आमी बंगाली, बंगाली हूं मैं, लेकिन मेरी अपब्रिंगिंग जो हुई है बेटा वो ऑल ओवर पूरे देश में हुई है। मैंने आपको बताया था मेरे डैडी आर्मी में थे, तो मैं पंजाब में रही हूँ, मैं राजस्थान में रही हूँ, मैं मथुरा में रही हूँ यूपी में, मैं साउथ में भी रही हूँ, सिकंदराबाद में रही हूँ, हैदराबाद के पास है, मैं असम में भी रही हूँ, तो मैं दिल्ली में भी रही हूँ, तो मैं बहुत सारी अलग अलग जगह पे मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, ठीक है। सो हम हैं इंडियन, ठीक है। यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। बेटा एक बारी एनसीईआरटी की रीडिंग करें। यस एवरीबॉडी। तुम्हें पता है मेरी स्कूलिंग, सबसे लंबी स्कूलिंग कहां से हुई है? मथुरा से हुई है। मेरी सबसे लंबी स्कूलिंग जो हुई है वो मथुरा से हुई है, अदरवाइज केवी मथुरा कैंट। तो अदरवाइज मैंने हर 2-3 साल में स्कूल चेंज किया है, हर 2-3 साल में स्कूल चेंज किया है मैंने, इतने स्कूल चेंज किया है। असम में मैं बहुत छोटी थी, जब मैं नर्सरी में और एलकेजी में थी तभी मैं असम में थी, ठीक है। हाँ चलिए, तेजपुर में थी मैं। चलो चलो चलो, माय फादर इज ऑल्सो इन आर्मी। हाँ चलो 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 जी,
The system for control and coordination is highly evolved in frog. It includes बेटा both neural system and endocrine glands. मैंने यह बताया आपको, endocrine system भी होता है, neural system भी होता है. The chemical coordination of various organs of the body is achieved by hormones which are secreted by the endocrine glands. Endocrine gland से जो hormones निकलते हैं वो मैम बहुत अच्छी तरीके से body में coordination करवाते हैं organs के बीच में. The prominent endocrine glands found in frog are prominent मतलब जो बहुत बेहतरीन तरीके से जो endocrine glands आपको frog में दिखते हैं, they are बेटा pituitary gland, they are thyroid gland, parathyroid gland, thymus, pineal, pancreatic islets, adrenal glands and gonads यानी कि testis and ovary. फिर देखो क्या लिखा हुआ है, the nervous system is organized into central nervous system, a peripheral nervous system and an autonomic nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ गया बेटा क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आ गया बेटा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. बेटा जब एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूँ मैं बार बार क्या बोलती हूँ, बेटा ध्यान देना, पेपर आता है बेटा यहाँ से, ठीक है. आप ध्यान नहीं देते उस टाइम पे बेटा आप बातें कर रहे होते हो, ऐसे नहीं करना है ना. देयर आर बेटा 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, जिसका नाम ही है क्रेनियल नर्व्स, वो ब्रेन से अराइज होती है, 10 पेयर होती है. ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ब्रेन बॉक्स. क्रेनियम हार्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर प्रोटेक्टेड होती है, जिसे क्रेनियम बोलते हैं. ब्रेन को डिवाइड किया बेटा फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में, और फिर इनमें क्या क्या फर्दर पार्ट्स होते हैं बस वो चीज बताई है. फोर ब्रेन इंक्लूड्स बेटा ऑल्फैक्टरी लोब्स, फोर ब्रेन इंक्लूड्स बेटा पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड इट इंक्लूड्स बेटा अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन. बेटा सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स भी पेयर्ड होती है, ऑल्फैक्टरी लोब्स भी पेयर्ड होते हैं, सिर्फ डायनसेफेलॉन अनपेयर्ड है. मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ पेयर ऑफ बेटा ऑप्टिक लोब्स, ठीक है. हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ बेटा सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. अगर किसी को ये ऑब्लोंगेटा वाला टर्म नहीं पता है तो प्लीज बेटा आप ये ऑब्लोंगेटा वर्ड लिख लो, कहीं आपको लगे मैम ने तो मेड्यूला लिखवाया था, ऑब्लोंगेटा नहीं लिखवाया था. एक ही टर्म है बेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इसका कंप्लीट नाम होता है. इसमें पॉन्स नहीं होती है बेटा, ओनली सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है. कहा गया भाई, आगे देखो. मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पास थ्रू द फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड दैट इज एनक्लोज्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम, दैट्स ऑल. मैम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा उस ओपनिंग फोरामेन मैग्नम से पास होती है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती है, दैट्स ऑल. और स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिब्रल कॉलम में प्रोटेक्टेड होती है. सेंसरी स्ट्रक्चर्स को एक बार देखो प्यारे सपोलो. फ्रॉग के पास डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ऑर्गन ऑफ टच सेंसरी पैपिले बोला, जैसे टेस्ट बड्स बोला, जैसे स्मेल नेजल एपिथेलियम बोला, जैसे विजन आईज बोला, जैसे हियरिंग के लिए टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर बोला. फिर बोला है आउट ऑफ दीज आई एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स. पूछते हैं कौन से वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है. एंड रेस्ट आर सेल्यूलर एग्रीगेशंस अराउंड नर्व एंडिंग्स. बिल्कुल सेल्यूलर एग्रीगेशंस होते हैं बेटा अराउंड नर्व एंडिंग्स, ठीक है. आई इन द फ्रॉग आर अ पेयर ऑफ स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इन द ऑर्बिट ऑफ स्कल. ये हमने मॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा बेटा, ठीक है. दीज आर सिंपल आई, ये भी हमने लिखा हुआ है बेटा मॉर्फोलॉजी में, जहां सिर्फ एक यूनिट होती है. आप देखोगे कंपाउंड आइज पढ़ाऊंगी, कितनी सारी छोटी 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 यूनिट्स होती है, मल्टीपल लेंस, ठीक है. यहाँ पे एक सिंपल एक यूनिट होती है. एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है फ्रॉग में, सिर्फ टिम्पैनम कैन बी सीन एक्सटर्नली, ये बात भी हम मॉर्फोलॉजी में लिख चुके हैं. ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग. बैलेंसिंग का मतलब इक्विलिब्रियम, ये बात हमने अभी लिख ली है. हमने बेटा एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ी है, एक एक चीज एनसीईआरटी की पढ़ी है, एक एक बात एनसीईआरटी की पढ़ी है, और इसी बात के साथ में हमने सक्सेसफुली बेटा क्या कंप्लीट कर लिया है, फ्रॉग. जल्दी से एक बारी मुझे बताओ इस चैप्टर, ये आपके पूरे जूलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है. इसमें एनिमल टिश्यूज पढ़ना होता है, कॉकरोच पढ़ना होता है और फ्रॉग पढ़ना होता है, सबसे बड़ा. इसके बाद सारे बेटा छोटे 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 आएंगे. ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी कोई चैप्टर इतना बड़ा नहीं है जितना ये चैप्टर बड़ा है. बायोमोलिक्यूल्स भी काफी बड़ा, काफी टाइम लेता है, बट इतना टाइम नहीं लेता जितना ये लेता है, ठीक है. डन तो स्वागत नहीं करोगे किसका, कॉकरोच का. अरे भाई बुक का नाम क्या है, कितने बच्चे पूछ रहे हैं यार, कितनी बार तुम्हारी क्लास में बताया है बेटा, ये है बुक का. मैं अटैच भी करके रखती हूँ जूलॉजी में डीजी, मैं हर पीडीएफ में भी अटैच करके रखती हूँ कि बच्चा नाम पूछे तो उसको मिल जाए. यस एवरीवन,
हाँ जी, मजे ही मजे। अच्छा, तुम लोग स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो, ये बताओ। स्कूल जाते हो तुम लोग, या तुम लोगों ने डमी स्कूल लिया हुआ है? भाई स्कूल की फील तो अलग होती है यार, है ना। स्कूल की फील अलग होती है, और स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे, चलो कोई बात नहीं, उनका कारण अलग होगा, बट स्कूल वाली बात अलग होती है यार। स्कूल में जाते हैं, मैम को इम्प्रेस करने में लगे होते हैं। मैं तो बड़ा करती थी ऐसे, मैम जो काम बोलती थी, मैम कहती थी आज समाप्ति बोर्ड पे लिखेगी, तो मैं लिखती थी, इस साइड में डेट लिख रही हूँ, इस साइड में लिख रही हूँ। वो बोर्ड पे कुछ कुछ चीजें नहीं लिखनी होती थी। कभी कभी जाते हैं डमी स्कूल यार, कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि यार तुम लोग ना बहुत सारी चीजें ऐसे मिस कर देते हो, है ना। स्कूल की बहुत सारी ऐसी बेटा मेमोरीज होती हैं, क्योंकि मेरे स्कूल का टाइम जो था बहुत अच्छा टाइम था यार। मेरे लाइफ का मुझे लगता है, मुझे अपना ना ग्रेजुएशन वाला टाइम इतना याद आता है, ना मास्टर्स वाला टाइम याद आता है, बट मुझे अपने स्कूल का टाइम बहुत ज्यादा याद आता है। मतलब क्या मजे आते थे यार, कितनी मजेदार। मतलब वो आधे आधे घंटे की क्लास होती थी, पता नहीं 8 पीरियड्स होते थे। जब SCPW का पीरियड आ रहा है, म्यूजिक का क्लास आ रहा है, तो हमें बड़े मजे आते थे कि अरे पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी। हम वेट करते थे कौन सी टीचर एब्सेंट है आज, ठीक है। जैसे ही टीचर एब्सेंट होते थे ना, हमें बड़ी खुशी होती थी। गेम्स का पीरियड होता था तो खेले पड़े हैं भाई, कपड़े गंदे करे पड़े हैं, कोई खो खो खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है। तो वो स्कूल का टाइम बहुत मजेदार होता था। और मैं तो बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी। स्कूल में जो प्रेयर होती थी ना, तो प्रेयर के बाद बेटा थॉट ऑफ द डे बोलते थे ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। द वर्ड इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। फिर मैं तो केवी की स्टूडेंट थी, तो आप रिलेट कर पाओगे अगर कोई केवी से पढ़ा है। इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आई एम माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स। तो पूरी चीज मुझे याद थी। तो आई रियली यूज टू एंजॉय स्कूल टाइम। बहुत ही अच्छा टाइम होता है, और सारे फेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आप छोटे हो ना, कॉकरोच स्टार्ट करने से पहले थोड़ी चीजें आपको बता देती हूँ, है ना। तो ऐसा लगता है कि स्कूल यार, ये समय बीत जाए, जल्दी बड़े हो जाए, हम जल्दी बड़े हो जाए। मुझे भी लगता था जब मैं स्कूल में थी ना, जल्दी बड़े हो जाए। तुम्हें ऐसा लगता है बेटा, और मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, डाउन द लाइन बस 10 साल का वेट करो। 10 भी नहीं बेटा, तुम बस 5 6 7 साल का वेट करो, है ना। तो उसी में तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि वही टाइम सबसे बेस्ट था यार। अब हम कहाँ आ गए हैं यार, कहाँ आ गए हैं। दूसरों को देख के ना, एक्चुअली आप ना किसी की भी लाइफ को बेटा, जिनको आप जानते नहीं हो और जिनको आप सिर्फ सोशल मीडिया से जानते हो या थोड़ा बहुत जानते हो, आपको सिर्फ उनकी मतलब क्योंकि आप लाइफ का 1% देख रहे होते हो, शायद आपको उसको देख के लग रहा होता है कि बहुत अच्छा है, हम कब बड़े होंगे, हम भी घूमने जाएंगे, मैम कितना घूमती हैं, हम भी यहाँ जाएंगे, हम भी वहां जाएंगे, मैम हमारी जिंदगी तो इतनी बेकार है। पर जब तुम उस फेज में आओगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि सबसे कम स्ट्रगल तुम कर रहे थे जब तुम स्कूल टाइम पे थे, और बड़े बड़े होते होते बेटा बहुत स्ट्रगल्स अलग अलग टाइप के बेटा हो जाते हैं। तो वो जो स्कूल वाला टाइम होता है ना, बड़ा अच्छा टाइम होता है। बचपन वाला जो टाइम होता है, उसे बहुत अच्छे से एंजॉय करो यार। तो मैं बड़ा एनुअल डे में पार्टिसिपेट करती थी स्कूल से, बड़ा मजा आता था। क्या होता था, जो लोग ने भी पार्टिसिपेट किया होता था, तो हम वेट कर रहे होते थे अभी हमें कोई बुलाने आएगा। तो कोई लड़की आई हमारी क्लास में, मैम समाप्ति और नेहा को ना मैम बुला रही है डांस प्रैक्टिस के लिए। तो हमें बड़ा मजा आता था, हम क्लास को छोड़ के जा रहे हैं, डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, है ना। यार स्कूल से कभी कोई कैंपिंग ट्रिप होती थी, तो फील आती थी अब घर से दूर जाएंगे, कैंपिंग में जाएंगे, 3 दिन कहीं और रहेंगे, कितना मजा आएगा। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी होती है। जो जो बेटा जिस, अब देखो ये मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, तो मुझे बड़ा नॉस्टैल्जिक लगता है ये वाली चीजें ना। मुझे तो बहुत, मैं तुम्हें ना किसी दिन बहुत बचपन की स्टोरीज बताऊंगी, मैंने स्कूल में क्या क्या कांड किए हैं, है ना। तो मैं आगे तुम्हें कभी कभी ना ये वाली चीजें बताऊंगी कि मैंने स्कूल में क्या क्या किया है यार। जब छोटी सी थी ना, मुझे सारी चीजें याद है। और ये जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ तो मुझे बड़ा नॉस्टैल्जिक लगता है, और मुझे कोई भी बोलता है ना, मेरे को स्कूल टाइम बहुत याद आता है, बहुत याद आता है बेटा। मैंने इतनी अच्छा, मेरा स्कूल टाइम बहुत अच्छा था, ठीक है। और अब जैसे मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मुझे स्कूल टाइम याद आ रहा है, तो हो सकता है कोई जो मुझसे बेटा बहुत बड़े होंगे, वो मुझे ये बताएंगे जिस टाइम पे अभी तुम हो ना, वो टाइम हमें बहुत याद आता है। तो बेसिकली हर एक जो आपके जीवन का फेज होता है ना, वो फेज तुम्हें आगे जाने के बाद हमेशा मिस होगा। तो जब मैं आज से 10 साल के बाद बेटा ये वाला फेज देखूंगी, तो हो सकता है मुझे ये वाला फेज भी बहुत ज्यादा याद आए, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस फेज में हो बेटा, उस फेज में आप दिल लगा के बेटा मेहनत करो, पढ़ाई करो, हार्डवर्क करो, और हर एक वक्त को एंजॉय करो। क्योंकि वक्त की खास बात है कि वो बीत जाता है और वो वापस नहीं आता बेटा। और जब वो बीत जाता है ना, तो आपको सिर्फ उसकी मेमोरीज रह जाती हैं और वो याद आता है। तो एंजॉय एवरी मोमेंट बेटा, मेहनत करो, जबरदस्त पढ़ाई करो, सब कुछ करो, बट बेटा उसको एंजॉय करो, क्योंकि बीत जाएगा। यस एवरीवन।
चलिए बेटा, काफी आप लोगों को मैंने एक दो बातें बता दी। अब हम बेटा अपने प्यारे प्यारे जग से न्यारे, मैं तुम्हें ना छोटी छोटी स्टोरीज बताती रहूंगी अपने लाइफ की और अपने स्कूल टाइम की, ठीक है? आगे आने वाली क्लासेस में हम बताएंगे ऐसे। अब बेटा शुरू करेंगे कॉकरोच, ठीक है? जैसे हमने फ्रॉग को शुरू किया था, तो फ्रॉग का हमने क्लासिफिकेशन लिखा था कि फ्रॉग कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, कौन से क्लास से बिलोंग करता है, कौन से सब फाइलम से बिलोंग करता है, कौन से सुपर क्लास से बिलोंग करता है। तो कॉकरोच की भी हम सबसे पहले बेटा क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना? रुला दिया क्या मैंने तुम्हें? आधे बच्चे तो इमोशनल हो गए यार, है ना? तो बेटा कॉकरोच की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, जैसे बेटा, और जैसे कि मैंने आपको वहां पे भी बताया था, एनिमल किंगडम में इसे हमें डिटेल में पढ़ना है, बट अभी हमें फिलहाल थोड़ी बहुत इसकी क्लासिफिकेशन की डिटेल थोड़ी बहुत भी पता चले तो दैट इज इनफ, है ना? अर्थवर्म डिलीटेड है? यस बेटा, अर्थवर्म हमें नहीं पढ़ना है, अर्थवर्म हमें नहीं पढ़ना है। तो हम इसकी बेटा क्लासिफिकेशन करते हैं, कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। फाइलम नहीं, सबसे पहले किंगडम, सबसे पहले कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, फिर कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। इसमें बेटा तुम्हें फर्दर, वैसे क्लास में तुम्हें बता ही देती हूं क्योंकि दिया हुआ है, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है और कौन से तुम्हें जीनस के बारे में पढ़ना है कॉकरोच के, और कौन सी स्पीशीज के बारे में तुम्हें पढ़ना है। जैसे तुमने राना टिग्रीना लिखा था ना, उसका साइंटिफिक नेम, राना जीनस का नाम और टिग्रीना स्पीशीज का नाम, वैसे बेटा यहाँ पे क्या है, किंगडम क्या है मैम? ऑब्वियस सी बात है, किंगडम हो गया एनिमेलिया, वहां पे भी किंगडम एनिमेलिया था, ठीक है? यहाँ फाइलम हो गया बेटा आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, बिगेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। वहां तुमने कॉर्डेटा पढ़ा था, वहां तुमने कॉर्डेटा पढ़ा था, है ना? इसमें क्लास होती है बेटा, आर्थ्रोपोडा के अंदर जिस क्लास से ये बिलोंग करता है उसे बोलते हैं इंसेक्टा, और जिस जीनस से बिलोंग करता है उसे बोलते हैं पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, अरे पेरीप्लैनेटा इज द जीनस नेम, अमेरिकाना इज द स्पीशीज नेम। हमें इस पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ना है, हमें इस पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना के बारे में बेटा स्पेसिफिकली पढ़ना है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेटा दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉकरोच। यस एवरीबॉडी, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, बिगेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। इसमें सुपर क्लास अविनाश हमें नहीं करनी है, इसमें हमें फैमिली भी नहीं करना है, इसमें हमें ऑर्डर भी नहीं करना है, इसमें हमें सब फाइलम भी नहीं करना है, सुपर क्लास भी नहीं करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। लाल हिट, अभी मैं उसके बारे में भी बता रही हूं, ठीक है? किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, जीनस होता है पेरीप्लैनेटा, स्पीशीज है अमेरिकाना। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना कॉकरोच। हम सबसे पहले इसकी जनरल बातें करेंगे, जैसे बेटा हमने फ्रॉग के बारे में कुछ जनरल बातें की थी, फिर जनरल बातें करने के बाद बेटा हमने उसकी मॉर्फोलॉजी देखी थी, फिर हमने उसकी एनाटॉमी की थी, बिल्कुल हम वही चीज करेंगे, ठीक है? देखो, यस, साइंटिफिक नेम ये हो गया ना, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। हमें जिस कॉकरोच के बारे में, जिस कॉमन स्पीशीज के बारे में डिस्कस करना है, दैट इज पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है? सुनो सुनो सुनो, एक चीज सुनो, रुको, सबसे पहले हेडिंग डालो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। दुनिया भर में जितने कॉकरोच पाए जाते हैं, आपको पता है ये कॉकरोच इतने सर्वाइव क्यों कर पाते हैं? किसी को पता है आर्थ्रोपोडा इतना बड़ा फाइलम क्यों है? आर्थ्रोपोडा में भी तुम दिखोगे इंसेक्ट जो होते हैं ना, इसके अंदर तो बहुत सारी कैटेगरी है, आर्थ्रोपोडा के अंदर तो बहुत सारी कैटेगरीज है, लेकिन उसमें भी इंसेक्ट जो है उनकी सर्वाइवेबिलिटी बड़ी तगड़ी होती है, बहुत ज्यादा तगड़ी होती है। कैसे? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वैसे तो बेटा तुम्हें काले भूरे रंग के कॉकरोचेस सबसे कॉमन दिखते हैं, ब्लैक और ब्राउन कलर के, लेकिन कुछ रीजन्स में, कुछ जगहों पे तुम्हें ब्राइट येलो कलर के या ग्रीन कलर के भी कॉकरोचेस नजर आते हैं। सो देयर आर ब्राइट येलो और ग्रीन कलर कॉकरोचेस ऑल्सो, बट ब्लैक और ब्राउन कलर तुम्हें बहुत कॉमन दिखता है। काइटिन, वेरी गुड, हार्ड एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन।
अभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, जो तुम बोल रहे हो ना कि क्यों इतने अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, तो तुम्हें बताती हूँ। पहले तो बेटा कुछ जनरल बातें लिखते हैं, जनरल। जैसे कि मैंने पहली बात तुम्हें कही कि यूजुअली कॉकरोचेस आर, मैं इस कॉकरोच की बात नहीं कर रही हूं, नॉर्मल अगर मैं कॉकरोचेस बोलूं, यूजुअली कॉकरोचेस आर ब्लैक और ब्राउन, but in some regions bright, BRIGHT, bright yellow, orange, even greenish. Cockroaches are greenish. Cockroaches are also observed. और जब तुम इन बेटा जनरल कॉकरोचेस की बात कर रहे हो ना, whose size ranges from एनसीईआरटी में एक डेटा दिया हुआ है कि इनकी साइज होती है 1/4 इंच से लेके, बेटा एक बार मुझे बताओ अप टू कितना इंचेस दिए हुए हैं? 4 इंच दिया हुआ है क्या? अप टू 4 इंच, 8 नहीं, अप टू 3 इंचेस दिया होगा शायद, एक बार चेक करके मुझे बताओ। 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर है, बट इंचेस में अब कन्वर्ट कर लो, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये मुझे बताओ कितने अप टू कितने इंच दिया हुआ है, उसका सेंटीमीटर तो दिया हुआ है 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर्स में 3 दिया हुआ है ना, अप टू 3, चलो हाँ अप टू 3 है ना। ये जनरल बेटा कॉकरोचेस की बात की हुई कि यूजुअली कॉकरोचेस तो काले भूरे रंग के होते हैं, बट कई रीजन्स में, कई ट्रॉपिकल रीजन्स में ब्राइट येलो, ऑरेंजिश, ग्रीनिश कलर के भी कॉकरोचेस दिखते हैं। और अगर आप जनरल कॉकरोचेस की बात कर रहे हैं तो उनका साइज जो होता है बेटा वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 इंच से 3 इंच तक वेरी करता है। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का जो साइज दिया हुआ है वो मिलीमीटर में दिया हुआ है नीचे एनसीईआरटी में, जो मैं लिखवाऊंगी 34 mm से 53 mm दिया हुआ है। 34 mm से 53 mm ये पेरीप्लैनेटा का साइज दिया हुआ है, जो मैं आगे तुम्हें बताऊंगी। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना यूजुअली कॉकरोचेस के बारे में ये बात कही हुई है। अब बेटा तुम एक जनरल बातें जब मुझे बता रहे हो तो जनरल बातें मुझे बताओ ना कि कॉकरोचेस के क्या फीचर्स तुम्हें नजर आते हैं। तुम्हें कॉकरोच यूजुअली कब नजर आते हैं? कभी तुमने अपने घर में या जहां हॉस्टल में रह रहे हो वहां कॉकरोच कभी देखे हैं? कब नजर आते हैं? दिन में बेटा तुम्हें कॉकरोच नजर आते हैं? नहीं ना। आपने वो काला हिट वाला एड भी देखा होगा ना, रातों को निकलते हैं ये आपके घरों में और बीमारी फैलाते हैं, लाइए काला हिट और इन्हें मारिए इनका जड़ से। और एक ऐड आता है कि वो वाला ऐड आता है यार, कॉकरोच को मारने वाला एक आता है, ये खुद भी खाएगा और दूसरों को भी मार गिराएगा। उसकी आंखें लाल होती है उस लड़की की, और वो कुछ एक ऐड कर रही होती है उसमें कॉकरोच को, वो कॉकरोच का एक वही मतलब किलिंग का कोई ग्लू है या पता नहीं क्या है, वो कहते हैं ये खुद भी खाएगा और ये अपने साथियों को भी मार गिराएगा, ठीक है। तो पता नहीं कौन सा है। रात में निकलते हैं ये कॉकरोच, और क्योंकि रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं और किचन वगैरह में ज्यादा निकलते हैं। किचन वगैरह में क्यों ज्यादा निकलते हैं? क्योंकि वहां फूड ज्यादा मिलता है, और थोड़े से वार्म एरिया में, थोड़े से गीले एरिया में, डैम्प एरिया में ये ज्यादातर निकलते हैं, है ना। तो जब मैं कह रही हूं इनकी जनरल प्रॉपर्टी, तो भाई ये नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं। इन्हें नॉक्टर्नल एनिमल्स क्यों बोलते हैं? हम डायर्नल एनिमल्स होते हैं। डायर्नल का मतलब होता है जो दिन में एक्टिव होते हैं, है ना। लेकिन कुछ होते हैं जो कभी भी एक्टिव नहीं होते, ना दिन में ना रात में। कुछ स्पैमर्स हैं ऐसे, ठीक है, स्पॉन्सर्ड है, देखना इसको। नॉक्टर्नल एनिमल्स का मतलब है एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। रातों को आपके बेटा किचन में और इन सब में निकलते हैं। एक्टिव ड्यूरिंग नाइट भाई बहुत तंग करते हैं भाई। इनको घर से भगाना मतलब एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है भाई, बहुत आतंक मचाते हैं और इतनी जल्दी जल्दी बेटा रिप्रोड्यूस करते हैं। और गंदगी, पेस्ट होते हैं हमारे हाउस होल्ड के पेस्ट।
बीमारियां ही फैलाते हैं बेटा, वेक्टर्स की तरह काम करते हैं। इकोनॉमिक तो क्या ही इंपॉर्टेंस है बेटा इनकी। नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, और मैंने बोला एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। एक और चीज मैंने साथ में बोली थी ना, क्या बोला बेटा मैंने, एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। अच्छा भाई ये सब कुछ खा सकते हैं, ओमनीवोरस होते हैं, ये सब कुछ खाते हैं, तभी तो बेटा इनको कोई दुख दर्द समस्या नहीं है। तुम्हारी जैसे नखरे थोड़ी दिखाती है मम्मी, मम्मी यार मुझे नहीं खाना था टिंडा यार, मम्मी मेरे को टिंडा नहीं खाना मम्मी। अब ये बेटा नखरे करने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। तुम तो नखरे कर सकते हो, लौकी बना दी यार मम्मी, बताओ यार लौकी कौन खाता है मम्मी। तो ये कॉकरोचेस के बच्चे और कॉकरोचेस इतने नखरे नहीं करते भाई, सर्वाइव कर जाएंगे, कुछ भी खा लेंगे, जो मिलेगा वही खाएंगे। ओमनीवोरस होते हैं, ओमनीवोरस जिंदाबाद। ओमनीवोरस मतलब दे कैन ईट एवरीथिंग, ईट एवरीथिंग, नो नखरे। मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, भाई भी खुश, बहन भी खुश, कोई लोड ही नहीं है, ठीक है। यस एवरीवन। बेटा देखो, कभी अगर तुमने जीवन में अपने कॉकरोच देखा होगा, ऑगी एंड द कॉकरोचेस, अच्छा कभी अगर तुमने कॉकरोच देखा होगा, कभी गलती से अगर देख लिया तो बेटा ऐसी बैंड बजती है। कितने लोगों को, ऐसा नहीं है लड़कियों को सिर्फ डर लगता है कॉकरोच से, तुम्हें लड़कों को भी कई लोगों को डर लगता है भाई कॉकरोच। बोलने वाली बात है, अगर पढ़ने के लिए पकड़ने के लिए बोले तो अभी मौत आ जाएगी। तो अगर कभी कॉकरोच निकलेगा तो भाई तुम अगर कॉकरोच के पीछे भागोगे तो कभी कभी ऐसा होता है कॉकरोच तुम्हारे पीछे भागने लगता है। मतलब इट्स लाइक you after the cockroach, cockroach after you, you running after the cockroach, cockroach running after you, it's too much fun। होता है बेटा, कॉकरोच आपके पीछे ही भागने लग जाएगा, और बड़े फास्ट रनर्स होते हैं, बहुत तेजी से भागते हैं, तेजी से भागते हैं, और कभी कभी उड़ते भी हैं। उड़ते हुए देखा है, अगर उड़ गया कॉकरोच तुम्हारे सामने, फिर तो जो तुमने हिम्मत बेटा जुटाई थी कि आज देखता हूं तेरे को, आज देखता हूं तेरे को, मैं बताता हूं, जैसे ही कॉकरोच तुम्हारी तरफ गया बेटा तो तुम्हारी तो हालत खराब हो जाएगी, हाँ या ना। उड़ते हुए अगर देखा, हालांकि बेटा ऑफकोर्स तितली जैसा इतना ऊपर नहीं उड़ पाएंगे, चिड़िया जैसे नहीं तुम्हें उड़ते हुए, अरे मैम ने बताया था आसमान में कॉकरोच उड़ता, उतना नहीं उड़ सकते, उतनी इनकी बेटा क्षमता नहीं है, थोड़ा थोड़ा उड़ सकते हैं और उनके पास विंग्स होती हैं, ठीक है, लेकिन बड़े फास्ट रनर्स होते हैं। फास्ट रनर्स का मतलब होता है कर्सोरियल होते हैं। कर्सोरियल का मतलब होता है बेटा दे आर फास्ट रनर्स, दे आर फास्ट रनर्स, बहुत तेजी से भागते हैं। दे आर फास्ट रनर्स बेस्ड ऑन द ट्रू इवेंट्स। मैम मैं तो रोने ही लग जाती, हाँ और क्या भाई, भाई अजीब ही होते हैं भाई, अजीब ही होते हैं यार, मेरे को तो सोच के ही ना अजीब लग रहा है, मैंने कभी देखा हो तो, है ना, मैंने कल ही देखा था। हाँ अरे काटते वाटते कुछ नहीं है बेटा, गंदगी फैलाते हैं, काटते तो तुम्हें क्या ही काट पाएंगे, है ना। और मैंने बोला यूजुअली फाउंड एट डैम्प, डैम्प मतलब गीला, है ना, गीली एरियाज में, गीला, डैम्प एंड वार्म प्लेसेस। गीले और वार्म प्लेसेस में बेटा यूजुअली आपको कॉकरोच पाए जाते हैं, है ना। यस एवरीवन, यस एवरीवन, डन 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 डन। और बेटा जिन कॉकरोच के बारे में हमें डिस्कस करना है, ऑफ कोर्स वो भी नॉक्टर्नल है, वो भी ओमनीवोरस है, वो भी कर्सोरियल, ये तो कॉकरोच की आम बातें होती है, पर हमारे कॉकरोच का जो साइज दिया हुआ है वो हमें लिखना है। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ये थोड़ा ब्लैकिश ब्राउनिश होता है, मतलब डार्क कलर का होता है। साइज इज 50, देखो मैं ऐसे याद रखती हूं, 3453, तो इससे ना डेटा बहुत आसानी से याद रखता है। देखो 345 कंटिन्यूएशन में है और फिर 3 आ गया, इससे तुम भूलोगे नहीं कि इनकी साइज कैसे दी हुई है। तो 345 फिर 3 आ गया, 34 mm 253 mm। ऑफकोर्स बेटा मैं आपको ये भी बताना अभी बताऊंगी, सिखाऊंगी कि मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच अलग अलग होते हैं कि नहीं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है या नहीं, और कैसे आप पता लगा सकते हो बाहर से देख के कि एक मेल कॉकरोच है या फीमेल कॉकरोच है। अगर आपने बेटा यहां तक डन कर दिया है तो हम सबसे पहले बढ़ते हुए चलेंगे कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी के तरफ। बेटा इस कॉकरोच में ना कुछ कुछ सिस्टम्स बड़े हैं और कुछ कुछ छोटे हैं। जैसे मॉर्फोलॉजी थोड़ी अच्छी डिटेल में दी हुई है, डाइजेस्टिव सिस्टम से लगातार क्वेश्चंस आते हैं, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, बहुत इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट सिस्टम।
और रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत छोटा सा 4 लाइन में दिया हुआ है, एक्सक्रीटरी सिस्टम 4 लाइन में दिया हुआ है, सेंसरी स्ट्रक्चर छोटा दिया हुआ है। सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम, मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका अच्छी तरीके से डिटेल में दिया है, बाकी सब छोटा 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 दिया हुआ है। डन 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 डन। माई ब्रदर इज अ कॉकरोच। भाई ब्रदर को पता चल गया ना तो तेरी कॉकरोच निकलवा देगा अभी। कह रहे कॉकरोच, माई ब्रदर इज अ कॉकरोच। कभी तुम ब्रदर को चिपकली बोलते हो, कभी तुम ब्रदर को कुछ भी। छोटे भाई बहनों की कोई इज्जत है तुम्हारे जीवन में, या सिर्फ लगातार उनकी बेइज्जती ही करनी है तुम्हें? चलो मॉर्फोलॉजी सबसे पहले शुरू करेंगे। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से ये भाई साहब कैसे दिखते हैं, मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले हमें करना है मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। यस एवरीबॉडी। देखो भाई हमें ना ये थोड़ा सा डायग्राम बनाना है, हम थोड़ा सा ये डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि बेटा डायग्राम में ज्यादा टाइम मत लेना, क्योंकि बेटा डायग्राम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आजकल ना बेटा क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एक बार ही डायग्राम से, हम सिबलिंग्स भाई, हम लोग 4 हैं। कह रहे हैं आप लोग, आपके भाई बहन है या नहीं है? मैम बिल्कुल 4 हैं भाई। तो पहले बेटा इसे फटाफट से बनाते हैं, ज्यादा भी बेटा ड्राइंग पेंटिंग मत करना। लेकिन मॉर्फोलॉजी में ये डायग्राम बनाना तो बेटा देखो, कॉकरोच पढ़ रहे हैं, थोड़ा डायग्राम भी ना बनाए तो कैसे चलेगा। बट फटाफट से करना बेटा, फटाफट से करना, ठीक है? ठीक है चलो। भाई ये इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट की बॉडी को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट होता है इनका हेड, एक पार्ट होता है इनका थोरैक्स, और एक पार्ट होता है बेटा एब्डोमेन। क्योंकि ये इंसेक्ट्स है और इंसेक्ट्स की बॉडी को यूजुअली हम ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है इनका थोरैक्स, एक पार्ट होता है इनका, नहीं, एक पार्ट होता है हेड, एक पार्ट होता है बेटा थोरैक्स, और एक पार्ट होता है बेटा एब्डोमेन। समझ रहे हो? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। थोड़ा मोटू कॉकरोच बन गया, ज्यादा बेटा किचन में जाके खाना खाया है ये। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अरे तुम कहोगे कि मैम आप मिटा रहे हो। मैम थोड़ा बेटा मिटाना पड़ जाता है कभी कभी ना, पेंसिल से बनाओ इसीलिए तो बोल रही हूं। डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाया करो। कभी मिटाने की जरूरत पड़े तो तुम बेटा फिर मेरे पर गुस्सा मत किया करो कि मैम आप तो मिटा दे रहे हो। तो मिटाना तो पड़ेगा भाई, एक बार में बेटा नहीं होता कभी कभी पॉसिबल। ठीक है, अब हम इसके निकालते हैं। सबसे पहले इसकी बनाते हैं आंखें। ये हेड है, हेड के साथ में ऐसे बना देते हैं इनकी आंखें। आंखें इनकी होती है कंपाउंड आईज। ठीक है, फिर निकालते हैं बेटा इनकी एंटीना, सेंसरी स्ट्रक्चर है। ये हमने निकाल दिया एंटीने। फिर हम बनाते हैं बेटा, एक साइड में विंग्स दिखाती हूँ, एक साइड में बेटा इनकी टांगे दिखाती हूँ। ठीक है, ये पहली विंग कलर कर देती हूँ क्योंकि ये कलर्ड डार्क होती है। बहुत शानदार। ठीक है, और एक बनाते हैं इनकी हाइंड विंग। हाइंड विंग क्या होती है? हाइंड विंग, फोर विंग, और एक होती है हाइंड विंग। अब हाइंड विंग कैसे दिखाऊं भाई? इन्होंने कैसे बनाया है कि इनके पास स्पेस, बेटा इनके पास काफी स्पेस है, हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं है। चलो हमारे पास जितनी स्पेस है बेटा हम उसमें मैनेज करते हैं। ये इनकी हाइंड विंग है। ठीक है, चलो
बना रहे हो कि नहीं मेरे साथ में? टाइम पास तो नहीं कर रहे हो? बना रहे हो कि नहीं मेरे साथ में? बटरफ्लाई कहां से ये तुम्हारे को बटरफ्लाई दिख रही है? आधे लोगों को ये बटरफ्लाई, खुद का डायग्राम देखोगे ना बड़े आए। तुम्हें कहां से ये बटरफ्लाई नजर आ रही है? बिल्कुल भी बटरफ्लाई नहीं नजर आ रही है। ये इनकी टांगे दिखा रहे बेटा। अब ना कई महान लोग जो ना उससे पढ़ते हैं, पीडीएफ से पढ़ते हैं, उनको पता है क्या लगता है? अच्छा, एक साइड में टांगे हैं और एक साइड में मैम विंग्स हैं। एक साइड से कॉकरोच टांग से चलता है और एक साइड में कॉकरोच चलता है विंग से, उड़ता है। ऐसा नहीं है बेटा, गलती करते हो यार। ठीक है, मैं जितना बेस्ट बेटा बना के दिखा सकती थी मैंने उतना बेस्ट बना दिया। एनसीईआरटी ने यहाँ पे भी एक विंग उड़ाया हुआ है, बट मैं उतना विंग आपको बना के नहीं बता रही हूँ। अब मैं यहाँ पे बना देती हूँ एक स्ट्रक्चर जिसे बोला जाता है एनल सर्काई। सबसे पहले तो बेटा इसकी लेबलिंग की जाए। सबसे पहले जो बनाया है उसकी लेबलिंग करो भाई। सबसे पहले जो बनाया है उसकी लेबलिंग करो। जैसे कि मैंने बोला बेटा, कॉकरोच जो होता है इसकी, यस मैम बना रहे हैं, गुड बेटा। अनघा महाजन, यस यस। सुनो बेटा, छुट्टी मैम, छुट्टी तो है बेटा, छुट्टी हो गई है बेटा। कॉकरोच की बॉडी को मैंने क्या बोला? बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं ये हिस्सा भाई साहब का। भाई साहब है या बहन जी है ये तो हम बेटा कल की क्लास में बताएंगे। ये हो गया इसका हेड, और ये बेटा इसके थोरैक्स है। थोरैक्स में कितने सेगमेंट होते हैं ये तो मैं अगेन अगली क्लास में बताऊंगी। आज तो सिर्फ तुम नोट करो, आज तो तुम सिर्फ नोट करो, समझाऊंगी मैं अगली क्लास में। प्रोनोटम ओवर प्रोथोरैक्स, आज सिर्फ तुम नोट करो, अगली क्लास में इसे समझेंगे। इसे बोलते हैं कंपाउंड आईज। सिंपल आई नहीं है इनकी, कंपाउंड आईज। ये क्या होते हैं? लेग्स। पहला वाला प्रोथोरैसिक लेग्स, पहला वाला प्रोथोरैसिक लेग, दूसरा वाला मीजोथोरैसिक लेग, और तीसरा वाला मेटाथोरैसिक लेग। थैंक यू मैम फॉर टुडेज क्लास अविरल। ये होती है इनकी फोरविंग। कितना अच्छा डायग्राम बनाया बेटा, तुमको कोई चीज अप्रिशिएट नहीं होती है। ये है इनका हाइंड विंग, और ये स्ट्रक्चर है बेटा एनल सर्काई। ये पूरा हिस्सा है इनका एब्डोमेन, और ये बेटा, अब मैं कैसे लिखूं, अब छोड़ो, ये पूरा ये 3 हिस्सा होता है इनका थोरैक्स, बट यहां पे जगह नहीं है और जरूरत भी नहीं है। तो फिगर है हमारा कॉकरोच का, फिगर है हमारा कॉकरोच। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है? डन 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 कर लो। अच्छा बनाए कि नहीं मुझे एक बात बताओ, सच्चाई, अच्छा बनाए कि नहीं? यस मैम, यू मेक वेरी गुड डायग्राम, है ना? तुम ऐवे ही बेटा अप्रिशिएट नहीं करते हो। अब बताओ, या तो मैं तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी से दिखा देती, हाँ, पर कोई नहीं बेटा, तुम भी याद रखोगे कभी तो। एनसीईआरटी के ना कुछ रीडिंग में छोड़ के जा रही हूं, और ना मैं देखती हूँ अगर मॉड्यूल से तुम्हें कुछ होमवर्क दे सकती हूँ, ठीक है? तब तक तुम इसे बनाओ। अरे भाई, अरे भाई, डिलीट हो गया, डिलीट हो गया था हमारा कॉकरोच, डिलीट हो गया था बेटा। एक सेकेंड, मैं मॉड्यूल से कुछ होमवर्क देती हूँ, ढूंढ के दे रही हूँ, तुम तब तक ये बनाओ, तुम तब तक ये बनाओ, ठीक है? एक सेकेंड रुक जाओ, मैं बस ढूंढ लेती हूँ। क्या नाम है?
निशांत, चलो खुलने दो बेटा, पीडीएफ को खोल रही हूं मैं। आरंभ, चलो डन 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 हो गया ना बेटा। देखो अगर तुम्हें ना कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन मिलता है तो तुम उसे बेटा छोड़ सकते हो। आरंभ, आरंभ जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, कॉकरोच का मिले तो छोड़ देना। ये है पेज 21, ठीक है, पेज 21 से लेके पेज 22 कॉकरोच के सवाल छोड़ देना। इसके आगे बेटा स्कूल लेवल प्रॉब्लम्स भी दिए मैं, स्कूल लेवल प्रॉब्लम्स ये भी मॉड्यूल में दिया हुआ है बेटा। कहां से? पेज नंबर 23 से। जो भी बेटा आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी लगे या कॉकरोच के भी लगे उसे छोड़ देना, उसके आगे बेटा आप कर सकते हो। दिस इज योर होमवर्क, ये पीडीएफ में अटैच रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। गाना मैं आपको सुना दे रही हूँ, फिर आपको कर देते हैं टाटा बाय बाय। थैंक यू मैम, योर डिम्पी बेटा, थैंक यू, योर ड्राइंग इज गुड मैम। ठीक है, ठीक है, चलो एक छोटा सा गाना आपको मैं सुना देती हूँ। बेटा मैम को सारी लैंग्वेज थोड़ी आती है बेटा, कह रहे। हाँ, एक बहुत मीनिंगफुल गाना है बेटा, जो जीवन में बहुत मतलब बहुत मीनिंगफुल गाना है, और आपको अगर समझ आए इसका मतलब तो आप फील कर पाएंगे इस चीज को। ठीक है, ये चैट्स कैसे बंद हो गया? हाँ देखो, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जैसे कि आज मैं तुम्हें बोल रही थी कि जो वक्त बेटा है वो वक्त एंजॉय कर लो, क्योंकि जो मैंने अभी गाना गाया उससे भी कुछ कुछ उसी का मतलब निकलता है। और एक और बहुत अच्छा पैराग्राफ है, मैं वो तुम्हें सुनाना चाहती हूँ, वो भी काफी मीनिंगफुल है। जब टफ सिचुएशंस आती हैं तो वो टफ सिचुएशंस आती हैं और टफ सिचुएशंस बेटा चली भी जाती हैं, तो उस टफ सिचुएशंस में आपको स्टेबल रहना है और ये सोचना है कि ये वक्त निकल जाएगा, क्योंकि तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है दो पल का, छाकर चले जाना है, निशानियां रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है।
थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो। आप लोग बहुत मन लगा के पढ़ाई कीजिए, हमेशा बेटा खुश रहिए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए और मस्त होके बेटा दिल लगा के प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ईश्वर करे आप लोगों को पढ़ाई करने की और सही दिशा बेटा आप लोगों को हमेशा भगवान दिखाता रहे, ये मेरी दिल से दुआ है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू एंजॉय द लेक्चर, योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।